हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपकी लाली मैडम फिर आ गई हैं आपके लिए। जी हाँ, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कोर्स ए सैंपल पेपर सॉल्व किया ना। आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, जो कि टर्म 2 का है। तो ध्यान से बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आप इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं कि सबसे पहले पेपर का फॉर्मेट कैसा होगा, कितने अंक का होगा। अंक तो पता ही होंगे आपको, 40 नंबर का पेपर आने वाला है। लेकिन जो अक्सर हम भूल जाते हैं परीक्षाओं के समय, ऐसा घबराहट सी हो जाती है ना कि हम अक्सर निर्देशों को पढ़ना ही भूल जाते हैं और कुछ भी हड़बड़ाहट में करके आते हैं और घर जाकर फिर हम देखते हैं कि ओ ये क्या हुआ, ये तो मुझे आता था और मैं भूल गई या भूल गया। सो बेटा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हर एक प्रश्न का जो भी उप प्रश्न रहेंगे, सब क्वेश्चंस रहेंगे, उनका समाधान हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने नंबर के रहेंगे, बाद में जो हमारा खंड का और खा में डिवाइड है, खंड का में कितने प्रश्न हैं, पूरक पाठ्य पुस्तिका और हमारी मुख्य पाठ्य पुस्तिका से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, सब कुछ आज इस वीडियो में आप देखेंगे। और देखने के साथ साथ आपको समझ में भी आएगा और आप परीक्षा जो कि आपकी होने वाली है उसको बहुत इजीली आप दे पाएंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको हर एक समस्या का समाधान मिल जाएगा यहाँ पर। और आप जो कि डर जाते हैं ना, नहीं डरना है, ठीक है। और खंड का में क्या देखने वाले हैं बेटा? खंड का में हम खा में देखेंगे हम रचनात्मक लेखन, जिसमें हमारे क्या क्या रहेंगे, किस तरह से हमें लिखना होगा। तो हर एक प्रश्न का हल पॉइंट वाइज हम देखेंगे, साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी देखेंगे। तो आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया यहाँ पर मिलेगा कि किस तरह से हम प्रश्नों को पढ़ें, प्रश्नों को समझें और उनके आंसर्स को लिखें। ठीक है, आइए चलते हैं हम यहां पर सैंपल पेपर कोर्स बी। आज जो समाधान मैं लेकर आई हूं वो हम करने वाले हैं, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहली बात, भूलना नहीं है और इस पेज को तुरंत ही पलट नहीं देना है। अक्सर आप लोग क्या करते हैं कि निर्देशों को नहीं पढ़ते हैं और हड़बड़ाहट में कुछ भी करके आते हैं। तो पहले तो आप यहां ध्यान दीजिए, एक एक बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है। जैसे कि प्रतिदर्श मीन सैंपल पेपर होता ही है और हमारा प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है 2021-22 द्वितीय सत्र टर्म 2, विषय हिंदी कोर्स बा। यस, हिंदी कोर्स बी की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसका कोड है 085। याद रखिएगा कि जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा और आपका कोर्स बी है तो आप सबसे पहले अपने कोड को देखेंगे क्वेश्चन पेपर में। कहीं आपके पास जो पेपर आया है क्वेश्चन पेपर, उस पर सही लिखा है ना, बस ये आप श्योर कर लेंगे। कक्षा 10वीं में है। अब देखिए, निर्धारित समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे। इन्हीं 2 घंटे में आपको अपना बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ के और अपना समाधान देना होगा। बेटा, सामान्य निर्देश, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आइए मैं पढ़ती हूं और समझाती हूं। इंस्ट्रक्शंस इसी तरह के आपके पेपर्स में दिए जाएंगे। पहला है, इस प्रश्न पत्र में कुल 2 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं? खंड का और खंड खा, ठीक है। खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं, ध्यान से सुनिएगा। खंड का में सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर देना है। अब खंड का में सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, तो उनके अंदर भी सब क्वेश्चंस भी होंगे, उप प्रश्न भी होंगे। तो उनमें से आपको किस तरह से प्रश्नों के उत्तर देना होगा वो ध्यान से पढ़िएगा। अभी हम चलेंगे ना धीरे धीरे। तीसरा पॉइंट है कि खंड खा में कुल 5 प्रश्न है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उत्तर देना है आपको। खंड का में 3 प्रश्न है, खंड खा में 5 प्रश्न है, ठीक है। आगे चलते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 8 है। कुल प्रश्न जो दिए हैं, सब क्वेश्चंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, उप प्रश्नों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेन क्वेश्चंस जो कि 8 हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए यथासंभव क्रम अनुसार उत्तर लिखना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये। सभी के सभी जो निर्देश हैं उनको ध्यान से सुनिए। अंतिम का मैं बता देती हूं कि जो भी क्रम अनुसार आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जैसे खंड का में पहला प्रश्न है, उसमें इतने हैं, इतने करना है, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे पहला प्रश्न पर, फिर दूसरे पर जाएंगे, तीसरे पर जाएंगे, उसमें भी सब क्वेश्चंस रहेंगे। आराम से पढ़ लिया आपने और हर एक को आप क्रम अनुसार करें।
क्रम अनुसार करने के लिए हम क्यों कहते हैं या निर्देश क्यों कहते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है बेटा, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या कारण है? मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि आपने खंड का पहला प्रश्न किया, ठीक है, खंड का पहला प्रश्न का जो पहला था उसको आपने कर लिया। अब आप चाहते हैं कि जो उप क्वेश्चन है या सब क्वेश्चन है उसका आप दूसरा ना करके तीसरा कर लें, तो सोचते हैं कि मैं बाद में कर लूंगा इसको, और आप पलट देते हैं। अब समय सिर्फ 2 घंटे है, लिखना आपको बहुत कुछ है, तो स्टार्टिंग से आपको स्पीडली लिखना होगा, है ना। और बाद में जब आप क्रॉस चेक करेंगे ना कि देखेंगे ओह अब तो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, क्या करूं, हड़बड़ाहट में आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या आपने लिखा और क्या नहीं। तो हड़बड़ाना नहीं है। मान लीजिए आपको क आ रहा है और ख नहीं आ रहा है, ठीक है, पहले प्रश्न की बात कर रही हूं, तो आप उत्तर ख डालकर उतना स्पेस छोड़ दीजिए, ताकि जब आप क्रॉस चेक करेंगे तो आपकी तुरंत नजर उस ब्लैंक स्पेस पर पहुंच जाए और आप उस उत्तर को लिख सकें। इससे आपका कोई भी उत्तर स्किप नहीं होगा और आप आराम से लिख देंगे। बिल्कुल कूल एंड काम रहना है, बहुत अच्छे से। कहीं भी हम पेपर दें, चाहे वो बोर्ड हो या होम बोर्ड हो, आप बस ये सोचकर लिखिए कि आत्मविश्वास के साथ जो आपने पढ़ा है वही तो है ना बेटा, वही है, क्वेश्चन पेपर वही है, आंसर्स आपको वही लिखना है जो आपने पढ़ा है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं बार बार कह रही हूं, आप बिल्कुल अपने आप पर विश्वास रखते हुए इस तरह से क्रम अनुसार प्रश्नों का हल करेंगे, ठीक है। चलते हैं, 40 नंबर का तो है ही हमारा। उसके बाद देखिए, अब लिखा है, पहला प्रश्न पर पहुंचे हैं हम, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देना है। 2 के नंबर देखिए, यहां पर लिखा है 2 into 2 मीन्स जो भी हमारे प्रश्न है वो 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। 3 प्रश्न दिए जाएंगे, क, ख और ग, इसमें से आपको 2 करना है। अब कितने शब्दों में करना है? 25 से 30 शब्दों में। 25 से 30 शब्द क्या होंगे? अब आप सोचोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपको लग रहा है 12, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, कॉमनली ये जो में, से, के, थे, हैं, है, इनको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जब शब्दों की संख्या गिनी जाती है तब ये जो सहायक क्रियाएं होती हैं उनको नहीं गिना जाता बेटा। तो कम से कम आप एक लाइन में यदि अच्छे से लिखते हैं तो 9 या 10 मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा आपके नहीं आते हैं शब्द एक लाइन में, क्योंकि अच्छी खासी आंसर शीट रहती है और उसमें आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहां पर आप एक लाइन में 8 मानकर चलिए, या यदि कोई छोटा लिखता है तो मैं कहूंगी कि ज्यादा छोटी राइटिंग नहीं लिखेंगे, अच्छे से लिखिए, ताकि आपकी एक जो लाइन है अपनी कॉपी की, मेन आंसर शीट की, उसमें आपके 8 या 9 शब्द आ जाएं। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट क्या, वो तो अनुमान लगा लेंगे कि यदि हम 10 हैं तो 3 लाइन हमें लिखनी है, या 8 है तो हमें 4 लाइन लिख देनी है, या 5 लाइन लिख देनी है, क्योंकि 25 से 30 शब्द हमको लिखना है। जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर पूर्ण रूप से सही हो जाए, मतलब जो प्रश्न पूछा है उसका सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाए, तब हमें वो आंसर देना होता है। और ऑफ कोर्स कि उसमें 25 से 30 शब्द तो हो ही जाते हैं। तो ये आपका किस तरह से आपको लिखना है वो। अब देखिए, यहां पर चूंकि हम आपको हल भी बताने वाले हैं, है ना, देखिए कैसे करना है। लिखा है, पर्वत में मनुष्य की भांति भावनाएं हैं, तालाब या दर्पण एक संकेतक है कि पर्वत क्या महसूस कर रहा है। वह स्वयं को निहार कर अपने अंतर्निहित भावों को समझने का प्रयास करता है, विशाल आकार को देखकर गर्वित होता है और अपने ऊपर खिले फूलों की शोभा को देखकर प्रसन्न हो रहा है। प्रश्न समझ में आया ना, कि यहां पर लिखा था कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता में पर्वत द्वारा अपना प्रतिबिंब तालाब में देखना पर्वत के किन मनोभावों को स्पष्ट करता है। पढ़ी है हमने कविता, और यहां लिखा है कि जो पर्वत ने अपना प्रतिबिंब देखा तालाब में, अपनी इमेज देखी, तो उसका जो मन में जो भाव उत्पन्न हुए उन्हें हमें लिखना है। क्लियर हुआ ना। तो यहां पर कितने अच्छे से लिखा है कि पर्वत में मनुष्य की भांति भावनाएं हैं, तालाब या दर्पण एक संकेतक है कि पर्वत क्या महसूस कर रहा है। हम अपने आप को आईने में देखते हैं, कहीं जाने से पहले हम अपने आप को आईने में देखते हैं ना, मिरर में, कि हाँ हाँ ठीक है, नाउ आई कैन गो, ठीक है। वह स्वयं को निहार कर अपने अंतर्निहित भावों को समझने का प्रयास करता है।
कभी जब भी हम दुखी हों या सुखी हों तो अपने आप, कहते हैं ना आईना झूठ नहीं बोलता, दर्पण झूठ नहीं बोलता, तो ठीक उसी तरह से वो भी अपने आप को निहारता है। विशाल आकार को देखकर गर्वित होता है, अपने आप को देखकर गर्वित होता है, प्राउड फील करता है, और अपने ऊपर खिले फूलों की शोभा को देखकर प्रसन्न हो रहा होता है। जब हम अपने आप को सजी धजी वेशभूषा या प्रसन्न चित मुद्रा में देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, अंदर से खुश होते हैं हम। ठीक है, ठीक वैसा ही पर्वत भी महसूस कर रहा है। अब देखिए क्या है, व्याख्या भी समझ लीजिए, ताकि जब आप इतना अच्छे से ये व्याख्या समझ लेंगे तो आपको उसका आंसर लिखना और भी आसान हो जाएगा। कहते हैं ना, जब हम इतना बड़ा कुछ सोचेंगे तब तो इतना कर पाएंगे, यदि इतना सा ही सोचेंगे तो इतना सा रह जाएगा, फिर उसका हम क्या करेंगे, नहीं हो पाएगा आंसर। ठीक है, कवि सुमित्रा नंदन पंत ने जिस प्रदेश का सजीव चित्रण किया है वहां पर्वत मेखलाकार रूप में स्थित है। उनके बीचों बीच विशाल तालाब है जिसमें पर्वत की परछाई स्पष्ट दिखाई दे रही है, मानो वे पर्वत अपना प्रतिबिंब तालाब रूपी दर्पण में देख रहे हैं। यहाँ पर्वतों का मानवीकरण करके मानव के मनोभावों को दर्शाया है कि मानव अपनी छवि को निहारने के लिए तथा सदा अपने रूप के प्रति इतना उत्साहित रहता है कि दर्पण सामने होने पर उसमें निहारना स्वाभाविक ही है। तो यहाँ पर पर्वत के माध्यम से कवि सुमित्रा नंदन पंत जी, हाँ, जो कि छायावादी कहलाते हैं, उन्होंने मनुष्य की भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पहले का दूसरा है ना, कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी के भावों की तुलना कीजिए। एक तो कर चले हम फिदा और दूसरी है कारतूस एकांकी। विश्लेषण करते हुए अपने मत के समर्थन में तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। पहले तो आपको विश्लेषण करना है दोनों का, और फिर जो भी विश्लेषण होगा उस अपने मत को भी समर्थन देना है आपको, कि मत के समर्थन में तर्क भी प्रस्तुत कीजिए कि आपने क्या सोचा, क्या आपने उन दोनों का, उनके बीच में विश्लेषण किया। जैसे कर चले हम फिदा कविता और कारतूस एकांकी में एक समान देशभक्ति का भाव निहित है। कर चले हम फिदा में भी देशभक्ति का भाव निहित है, वहीं कारतूस में एकांकी में भी देशभक्ति का भाव निहित है। देश की एकता, अखंडता व सुरक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करने की भावना निहित है। कविता में सैनिकों की कर्तव्य भावना का वर्णन है एवं एकाकी में वजीर अली के कारनामों से मातृभूमि के प्रति उसकी कर्तव्य निष्ठा का पता चलता है। कविता और एकांकी पाठक के हृदय में देशभक्ति एवं कर्तव्य भावना को जगाती है। अर्थात कविता कर चले हम फिदा और एकाकी कारतूस दोनों में यही समानता है कि दोनों मातृभूमि और देशभक्ति के प्रति समर्पित हैं। यहाँ पर जब हम इन कविताओं को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है, जागृत हो जाती है। यही इन दोनों में समानता है। आइए देखते हैं व्याख्या। कविता कर चले हम फिदा के अंतर्गत उस सैनिक की भावनाओं को दर्शाया गया है जो सीमा पर तैनात रहकर देश की रक्षा करता है। कर चले हम फिदा, ठीक है। दूसरी ओर कारतूस एकांकी में जाबाज सिपाही वजीर अली की बहादुरी, साहस और स्वाभिमान को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक सैनिक की भावनाओं को दर्शाया है, वहीं पर जो हमारी एकांकी है उसमें वजीर अली की बहादुरी, साहस और स्वाभिमान को दर्शाया है। जिसके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हो, वह किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, अपने देश की रक्षा, सुरक्षा, मान सम्मान के लिए अंतिम सांस तक प्रयास करता है। और यही भाव यह दोनों पाठ बखूबी दर्शा रहे हैं। दोनों ही पाठ, चाहे वो कविता कर चले हम फिदा हो या एकांकी हो, दोनों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। दोनों का जो सार है, जो प्रतिपाद्य है, वो देश के प्रति समर्पण की भावना ही है। क्लियर हुआ ना बेटा? इसी तरह से हमें इसको लिखना है। अब आया पहले प्रश्न का तीसरा, ठीक है। क्या है? वजीर अली के जीवन का लक्ष्य अंग्रेजों को इस देश से बाहर करना था। कारतूस पाठ के आधार पर कथन की सत्यता सिद्ध कीजिए कि वजीर अली का जो लक्ष्य था कि अंग्रेजों को खदेड़ना है, बस अंग्रेजों को हमारी भारत देश से बाहर भगाना है। अब
तो कारतूस पाठ में आप बताइए कि किस तरह से उनको लगा, क्या उनकी फीलिंग थी जो वजीर अली थे। ठीक है, आइए देखते हैं। जाबाज वजीर अली अत्यंत साहसी, वीर तथा पराक्रमी था। वीर है, ठीक है, वीर। जाबाज अली अत्यंत साहसी, वीर तथा पराक्रमी था। वह अवध के नवाब आसिफ उद्दौला का बेटा था। वह जब स्वयं अवध के तख्त पर बैठा था तो केवल 5 महीने के शासन में ही उसने अवध के दरबार को अंग्रेजी प्रभाव से पूर्णतः मुक्त कर दिया था। आसन पर जब बैठे तो सिर्फ 5 महीने के अंदर, सोचिए, इतना जज्बा, इतनी लगन, इतनी वीरता, इतना उत्साह था वजीर अली में। ठीक है, उसके अंग्रेज विरोधी कार्यों को देखते हुए अंग्रेजों ने अपने षड्यंत्रों द्वारा उसे तख्त से हटाकर उसके पिता के भाई सादत अली को नवाब घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके पक्ष में था। ठीक है, वजीर अली ने ऐसी विषम परिस्थितियों से भी हार नहीं मानी तथा वह सदैव अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए प्रयत्न करता रहा। वह लगातार अपने बहादुर सिपाहियों के साथ नेपाल की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था ताकि वहां पहुंचकर वह अपनी शक्ति का विस्तार कर सके और अंग्रेजों को बाहर कर सके। अंग्रेजों ने भरसक प्रयास किया, बहुत कोशिश की कि उसको हटा दिया, उसके भाई को जो था दूर का रिश्तेदार, उसको वहां पर बिठा दिया, परंतु फिर भी उसने हार नहीं मानी और जहां गया, जहां भी रहा, उसने हमेशा यही प्रयास किया कि अंग्रेजों को नाकों चने चबाना है और भारत से तो खदेड़ना है, निकाल कर इनको बाहर फेंकना ही है। ये उनका जज्बा था। अब देखिए व्याख्या। वजीर अली ऐसा देशभक्त था जो न केवल अंग्रेजों से नफरत करता था बल्कि उन्हें अपने देश से खदेड़ने के लिए अकेला ही उनकी आंखों में धूल झोंकने का साहस रखता था। अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए जाने पर उसने बेखौफ अंग्रेजी वकील का कत्ल किया, नहीं डरे, और जंगलों में छुपता रहा क्योंकि अपनी रक्षा भी करनी थी, आत्मरक्षा भी करनी थी और भारत भूमि को भी बचाना था। पूरी अंग्रेजी सेना उसे ढूंढने में असमर्थ थी। एक अकेले वजीर अली ने अंग्रेजों की नाकों में दम करके रखा था। वह धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा था। उसकी योजना यह थी कि अफगानिस्तान को भारत पर हमले के लिए आमंत्रित करे और उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को अपने देश से जल्द बाहर भगा दे। ठीक है, ये रहे हमारे तीनों प्रश्न। अब 3 में से करना है आपको 2 और व्याख्या सबकी आप समझ गए हैं। तो जितने आराम से आप किसी भी पाठ के उत्तर को लेते हैं बेटा, जितने इंटरेस्ट वे में आप ध्यान से सुनेंगे, वो आपके मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्टोर हो जाएंगे, नहीं भूलेंगे। आप खुद पर भरोसा रखिए ना, नहीं भूलेंगे और बहुत अच्छे से आप याद करके परीक्षाओं में लिखेंगे कि हाँ, हमने देखा था, इस तरह से मैडम ने हमें बताया था। क्या बात है, बिल्कुल सब कुछ याद आ रहा है और होगा ऐसा ही। बहुत अच्छा पेपर देने वाले हैं आप। प्रश्न दूसरे पर चलते हैं। निम्नलिखित 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 से 70 शब्दों में दीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर जो कि 4 नंबर का है। इससे पहले हमने कितने नंबर के देखे थे बताइए? 2 प्रश्न थे जो कि 2-2 नंबर के थे, उनमें हमने देखे थे 25 से 30। अब आ गया है 4 नंबर का, तो यहां हमें लिखना है 60 से 70, लगभग 60 से 70 शब्द तो होने चाहिए। प्रश्न है 2 जिनमें से आपको एक करना होगा, तो आपको दोनों को समझना होगा। देखिए अब यहां पर है, मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई साथी नहीं है, सामना नहीं। वह रात दिन काम में जुटी रहती है, कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा है तथा नींद भी ठीक से नहीं आती है। जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ापन होता है तथा अक्सर उदासी उसे घेरे रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ में झेन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है।
आपको यहाँ इतना बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो 2 लाइन्स में ये आ जाएगा। ये नहीं सोचना मैडम जब प्रश्न इतना बड़ा है तो उत्तर कितना बड़ा होगा। नो, ऐसा नहीं है कि प्रश्न बहुत बड़ा है तो अब हम क्या करें। जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो 2 से 2.5 लाइन में ये आपका उत्तर प्रश्न होगा। तो समझ में आया प्रश्न क्या है? आया बेटा? एक बार और पढ़ूं, देखिए। मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है, ये तो हमने पढ़ा ही है। श्रेष्ठ संचालन एवं बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमान से तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वह रात दिन काम में जुटी रहती है, कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत भी रहती है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं जो अपने आप को काम से कभी भी पीछे नहीं हटाता, दिन दूना रात चौगना कार्य के प्रति या कर्म के प्रति समर्पित रहता है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द रहने लगा है तथा नींद भी ठीक से नहीं आती। जरा जरा सी बात में चिड़चिड़ापन होता है तथा अक्सर उदासी उसे घेरे रहती है। क्या हुआ होगा? इसका क्या कारण हो सकता है? पतझर में टूटी पत्तियां, पाठ में झेन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार आपको लिखना है। ठीक है, कि क्या स्थिति बनी थी, क्यों जो हमेशा आगे रहती थी, जो कभी थकती नहीं थी, अथक अपने कार्य को करती रहती थी, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उसके सिर में दर्द होने लगा, उसको चिड़चिड़ापन आने लगा। ऐसा क्या हुआ? आइए देखते हैं। हाँ, प्रश्न देख लें एक और। दूसरा है, दुनिया भर में असहिष्णुता लगभग आम हो गई है। असहिष्णुता समझते हैं आप? असहिष्णुता का अर्थ होता है असहनशीलता या इम्पेशंस, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सहिष्णु मीन्स सहनशीलता, और ये है असहिष्णुता मीन्स किसी में धैर्य नामक नहीं है, अधीर हो गए हैं सब, लगभग आम हो गई है। जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने की बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। बिल्कुल। कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो। सभी इस पंक्ति की सार्थकता एवं वर्तमान समय में इसका औचित्य स्थापित कीजिए। आप बताइए कि आपको ये जो है अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो, सभी इस पंक्ति की सार्थकता वर्तमान समय में औचित्य बताना है कि आखिर क्या है। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं। पहले का उत्तर कि क्यों, क्या हुआ। पतझर में टूटी पत्तियां, पाठ में झेन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है वह निश्चित रूप से मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है। झेन की देन में मानसिक रोग होने के विभिन्न कारणों में जीवन की अधिक रफ्तार, मानसिक तनाव, उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा आदि बताए गए हैं। उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा समझते ना, अब नहीं है लेकिन फिर भी हम उस कंपटीशन के लिए चिंतित हैं कि हमें करना है, धीरे धीरे बढ़ना है ना, सीढ़ी दर सीढ़ी। ठीक है, अधिक से अधिक काम करना व कम समय में काम निपटाना, ऐसे कारणों से ही मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इट्स बेटर कि हम हर दिन अपने काम को पूरा करते चले, ताकि कभी ऐसा ना हो कि इतना सारा काम अब हम कैसे करें। एक एक करके करना है। ठीक है, यह रफ्तार दिमाग को रुग्ण कर देती है, रोगी बना देती है। हम अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और स्वयं से बातें करते हैं, लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। ये है इसका कारण। मृगाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ और जीवन में संतुलन न होने से वह बीमार हो गई। झेन की देन में टी सेरेमनी के माध्यम से वर्तमान का महत्व एवं सुख, चैन व आराम की जिंदगी के विषय में बताया गया है। भूतकाल एवं भविष्यकाल के मिथ्या होने को समझकर सहजता से जीते हुए कर्मरत रहकर तनाव रहित होकर हम स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं। काम करना है, बिल्कुल करना है, समय पर हमें पूरा काम करना है, लेकिन जो हम काम करते हैं, हमारा मस्तिष्क, मुंह, हाथ, पैर, हमारा पूरा शरीर काम करता है ना, तो उसके लिए भी तो हमें थोड़ा कुछ सोचना है, उसको आराम देना है, उसको रिलैक्स छोड़ना है, थोड़ा कसरत करना है, व्यायाम करना है, योग करना है, एक्सरसाइज करनी है, ताकि वो उसमें भी स्फूर्ति आ जाए, एक्टिव ऐसा जाए। यदि हम
नहीं अभी करना है, अभी करना है, तो फिर कभी ना कभी ऐसा होगा कि हम थक जाएंगे। शरीर है भाई, थकेगा। तो इसीलिए क्या करना है कि हमें आराम से एक एक करके सारे कार्यों को करना है। जैसे आप मान लीजिए एक दिन स्कूल का होमवर्क नहीं करेंगे, दूसरे दिन नहीं अभी कल कर लेंगे, अभी आज नहीं मन हो रहा है, ठीक है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये समय आएगा कि अब तो पूरे वीक का होमवर्क हो गया, अब हम क्या करें। फिर आप सिर पकड़ कर बैठ जाओगे, मम्मा नहीं करना होमवर्क, अब टीचर डांटेंगे। तो यह है कि हमें हर दिन अपने कार्यों को करते रहना चाहिए, ताकि जिस तरह से हम भोजन ना, नाश्ता, खाना, रात्रि भोज है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब लेते हैं ना, अब ऐसा तो नहीं कर सकती हम 5 दिन भूखे रहेंगे फिर 5 दिन का इकट्ठा खा लेंगे संभव नहीं है ना। इसी तरह से हमें हर दिन अपने कार्य को करना है जैसे हम भोजन करते हैं, ठीक है। मृगाक्षी का बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन रहते हुए अथक परिश्रम करना, बड़े बड़े निर्णय लेना और आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना निसंदेह उसे तनावग्रस्त कर रहा था, जिसका असर धीरे धीरे उसके स्वभाव पर पड़ा। वह शारीरिक ही नहीं मानसिक रूप से भी अस्वस्थ रहने लगी। यही स्थिति मनोरुग्ण होने की स्थिति कहलाती है। मनोरुग्ण मीन्स मानसिक रूप से रोगी, बीमारी, ठीक है। पाठ झेन की देन में लेखक के मित्र ने जापान में बढ़ते मानसिक रोगों का भी यही कारण बताया है। मानसिक या हमारे मस्तिष्क को, शरीर को, सबको आराम तो चाहिए। जापानियों ने अपने जीवन की रफ्तार अत्यधिक बढ़ाई हुई है। इसका कारण जापान का अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करना है, ठीक है। वे 1 महीने का काम 1 दिन में करने के प्रयास में तनावग्रस्त रहते हैं और मानसिक रूप से रोगी हो जाते हैं। इसके उपाय के रूप में लेखक ने झेन परंपरा को अपनाने की बात कही है। जब लेखक उस परंपरा का हिस्सा बने तब उन्होंने वर्तमान में जीने का अनुभव किया और यह महसूस किया कि हम अधिकांशतः भूत या भविष्य में ही जीते हैं। या तो हम विगत स्मृतियों में खोए जाते हैं या हम आगे की चिंता करते जाते हैं। अरे ना तो भूत में चाहिए ना भविष्य की चिंता करिए, वर्तमान में रहिए ना, जो है उसी को करना है, ठीक है। अब क्या हुआ कि भूत या भविष्य में ही जीते हैं, वे दोनों ही काल मिथ्या है। एक अभी आया नहीं और दूसरा बीत चुका है, दोनों पर ही हमारा अधिकार नहीं है। यदि हम वर्तमान में जीना सीख लें तो शायद मृगाक्षी जैसे बहुत से लोग मानसिक रोग का शिकार होने से बच सकते हैं। इसलिए हमें अपना वर्तमान का कार्य अर्थात आज जो करना है वो आज ही करना चाहिए। नहीं तो हम भूत अर्थात ओह ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, फिर हमने वर्तमान खराब कर लिया, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, अब हम भविष्य की चिंता में रहे तो वर्तमान फिर हमारा खराब हो गया। इसलिए हमें अपने वर्तमान पर फोकस्ड रहना चाहिए और जो कार्य अभी का है वो अभी करना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं उत्तर खा की तरफ। कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी कविता जो है मनुष्यता के द्वारा मानव जाति को प्रेरित किया है। मनुष्यता में अलग झलकता है कि मनुष्यता मीन्स मानवता, ठीक है। वे मानव को सहिष्णुता, परमार्थ, विश्व बंधुत्व, करुणा, उदारता, धैर्य, सहयोग आदि गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अधीर होकर भाग्यहीन होने से अच्छा है कि हम धैर्यवान बने, ठीक है। मेलजोल, प्रेम व सौहार्द की भावना परस्पर होनी चाहिए तथा वैचारिक भिन्नता को बढ़ने नहीं देना चाहिए। वैचारिक भिन्नता समझते हैं ना, विचार में हम सोचे जा रहे हैं नहीं ये मुझसे आगे क्यों है, ये मुझसे पीछे क्यों है, मैं इससे बुरा क्यों है, इसके पास ये क्या, मतलब विचारों की उधेड़-बुन में नकारात्मक रूप से बने रहना, तो ऐसा नहीं करना है। हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहना है, हमेशा सकारात्मकता के साथ रहना है, ठीक है। हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए विभिन्न मांगों को एक करके पारस्परिक मतभेदों को भुला देना चाहिए। पारस्परिक मीन्स आपसी, तथा तर्कों से परे ईश्वर के एक पंथ पर आगे बढ़ना चाहिए। परमात्मा का अस्तित्व सभी तर्कों से ऊपर है और हम सभी उनके अंश हैं। अतः इन सद्गुणों को अपनाते हुए मनुष्य को लोक कल्याण पर बल देना चाहिए। हम सब एक हैं, है ना, उस परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा का निवास हमारी आत्मा में, ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, कैसे हम इस ये जो है ना भ्रम जाल में उलझ जाते हैं और फिर चिंतित होते जाते हैं। आइए व्याख्या देखते हैं।
सहिष्णुता अर्थात सहने की शक्ति को कभी एक मानवीय गुण माना जाता था, किंतु आज परिस्थितिवश धारणा बदलती जा रही है। सहनशीलता को कमजोरी मान लिया जाता है। यस, बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि पहले जो सहनशीलता थी या सहिष्णुता थी या धैर्यवान होना एक बहुत अच्छा गुण माना जाता था, लेकिन आजकल यदि कोई सहिष्णु है या सहनशील है तो सोचते हैं बेचारा कमजोर है इसलिए सह रहा है। जाति, धर्म, रंग और विचारों के स्तर पर भिन्नता होना स्वाभाविक है, किंतु एक दूसरे को स्वीकार करना ही सामाजिक संगठन की नींव है, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। मल्टीपल डिफरेंसेस आर देयर ना, बहुत सारे रंग, रूप, जाति, रंग भेद, हर एक में हम सब अलग अलग हैं। तो यदि हम एक दूसरे को उसी स्थिति में स्वीकार लेंगे और फिर हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तब सही होगा और उसी में हमारा संगठन होगा, एकता रहेगी। ठीक है, यदि सहिष्णुता समाप्त हो जाए तो यह भिन्नताएं विरोध का कल्याण बन जाती हैं। यदि देखिए तो होता क्या है कि यदि सहिष्णुता समाप्त हो जाए तो यह भिन्नताएं विरोध का कारण बन जाती हैं। जब सहनशीलता नहीं रहेगी, एक दूसरा कुछ भी सहन नहीं करना है, एकदम धैर्य खो देना है, तो फिर ये तो विरोध का कारण बनेगी ही ना। परिणाम स्वरूप दंगे, फसाद, लड़ाई झगड़े खड़े हो जाते हैं और देश और दुनिया का विकास रुक जाता है। कवि मैथिली शरण गुप्त ने मनुष्यता कविता के अंतर्गत मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में बताई है कि हम मिलकर चलें। मिलकर चलेंगे तो सब साथ में होगा, बहुत अच्छा होगा, परिणाम भी अच्छा होगा। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अर्थात ऐसे मार्ग का चुनाव करें जिसमें आपसी मतभेद ना हो। एक दूसरे की बातों को सुन लें, हमारा पक्ष ना देते रहें, नहीं मैं तो सही हूं, सामने वाला गलत है, ऐसा नहीं। फर्स्ट ओके, हमने अपना तर्क दे दिया, बट वी हैव टू लिसन अदर्स ऑल्सो ना, हमें दूसरों की बातों को भी सुनना है। तो इस तरह से जब हम दूसरों की बातों को सुनेंगे, उनकी बातों के तर्क सब कुछ एक साथ मिल जाएगा, फिर निर्णय पर पहुंचना है, तब हमारे मन में आपसी मतभेद उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है, एक मत होकर सतर्क और सावधान रहें कि ना विचारों में मतभेद हो और ना होगा। ये सोचकर चलें कि जो भी हम कार्य करेंगे वो सबकी भलाई के लिए होगा, और जब सबकी भलाई के लिए होगा तो हम आपस में क्यों लड़ें? लड़कर क्या होगा? कुछ नहीं। अच्छाई में बहुत कुछ शक्ति है और विजय भी उसी की होती है। यदि होगा भी तो हम उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। यदि मान लीजिए हमने आपस में मिलजुल कर जो निर्णय लिया है, फिर हम एक दूसरे पर ब्लेम नहीं कर सकते हैं, दोषारोपण नहीं कर सकते हैं कि आपके कारण ये हुआ, आपके कारण ये हुआ। इट्स बेटर कि हम सबकी सुन लें और फिर निर्णय पर पहुंचे, और जो परिणाम होगा हम वो स्वीकार करेंगे। ठीक है, यदि गुप्त जी के इस संदेश को हम समझें और अपनाएं तो दृष्टिकोण भिन्न होते हुए बल्कि अलग अलग विचारों को सकारात्मकता से अपनाते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए विकास की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। तभी देश, दुनिया और मानवता का हित संभव हो पाएगा। अन्यथा सब आपस में टकराते रहेंगे, मतभेद होते रहेंगे, मनभेद होते रहेंगे। रह तो रहे हैं हम एक देश में, रह तो रहे हम एक समाज में, एक परिवार में, लेकिन मतों में भेद वो एक साथ रहते हुए भी एकता का उदाहरण नहीं होता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हमें सुनना भी है, सुनाना है, तो हमें श्रवण कौशल भी होना चाहिए, लिसनिंग स्किल भी होना चाहिए। जब हम दूसरों को सुना रहे हैं तो सुनना भी आना चाहिए। ठीक है बेटा, ओके, चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अब है पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन के किन्हीं 3 प्रश्नों में से 2 के उत्तर देना है, और अंक है, बताइए, 3-3 नंबर के हैं 2 प्रश्न, 6 नंबर के। ठीक है, 3-3 नंबर के हैं। तो अब क्या करना है यहाँ पर कि प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना ही आज ही। दोनों दिन उनके पास में देर तक बैठा रहा, ठीक है, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुकाया, दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनः स्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं। मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती।
हरिहर काका की 15 बीघे जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई। कथन के आलोक में अपने विचार व्यक्त कीजिए। यस, हरिहर काका याद हैं? उसी पाठ का ये प्रश्न है। तो क्यों उनकी 15 बीघे की जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई, अर्थात बहुत क्या हाल हुआ था उनका? आइए देखते हैं। हरिहर काका और लेखक के बीच बहुत ही मधुर एवं आत्मीय संबंध थे। लेखक गांव में जिन लोगों का सम्मान करते थे, हरिहर काका उनमें से एक थे। हरिहर काका की आंखों में लेखक ने उस दुख को देखा जो रिश्तों की गर्माहट के भावों को नकारता हुआ तथा पांव पसारती हुई स्वार्थ लिप्सा, लिप्सा मीन समझते हैं बेटा? लिप्सा मीन्स लालच, ठीक है, और धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसा प्रवृत्ति को उजागर करता है। धन, लालच, मोह, माया, इसमें इस कदर डूबता जा रहा है मनुष्य की रिश्ते नातों से कहीं दूर भाग रहा है। लेकिन अब देखिए क्या होता है। ठाकुर बारी के महंत एवं हरिहर काका के भाइयों का एकमात्र उद्देश्य हरिहर काका की 15 बीघे जमीन को हथियाना था। अब क्या होता है, उनके पास मात्र थी 15 बीघे की जमीन, लेकिन उस पर भी नजर थी। इसके लिए क्या किया? इसके लिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए और हरिहर काका पर बहुत जुल्म और अत्याचार भी किए। उनके विश्वास को ठेस पहुंचाई। ठाकुर बारी के महंत ने जबरदस्ती सादे कागज पर अंगूठे के निशान भी ले लिए, क्योंकि हरिहर काका तो अशिक्षित थे, किताबी ज्ञान नहीं था उनको। उन्हें मारा पीटा तथा हाथ पांव और मुंह बांधकर कमरे में बंद कर दिया। इंसानियत कहां गई? हरिहर के भाइयों ने भी ऐसा ही किया। भौतिक सुखों की होड़, रिश्तों की अहमियत को औपचारिकता और आडंबर का जामा पहनाना इत्यादि के कारण हरिहर काका की 15 बीघे की जमीन उनके लिए जी का जंजाल बन गई। इस कदर से उनको कष्ट और प्रताड़नाएं दी गई कि उन्हें, मतलब सोचिए आप, बंद कमरे में सब कुछ, हाथ मुंह सब पैर बांधकर उनको बंद कमरे में बंद कर दिए जमीन की खातिर। ये क्या है? आइए व्याख्या और देखते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए और आप बहुत अच्छे से परीक्षा में उत्तर लिख कर आ सके। बेटा धैर्यपूर्वक सुनना है, धैर्यपूर्वक समझना है और आराम से लिखना है। आराम से मीन्स अच्छे से लिखते जाना है, क्योंकि जब यहां स्टोर रहता है ना सब कुछ, यहां पर रहेगा तो यहां पर लिखने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। हरिहर काका पाठ में गांव के वृद्ध किसान की वह दशा दिखाई गई है जो भारत के ग्रामीण समाज में बहुत सामान्य है। एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपना जीवन जमीन जायदाद और दौलत बनाने में लगा देता है। मिडिल क्लास फैमिली की बात की गई है, मध्यम वर्गीय लोगों की बात की गई है। अपनी जरूरतों को कम करते हुए जो कुछ इकट्ठा करता है वह कभी कभी उसके अहंकार का कारण भी बन जाता है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की बात यदि हम करें तो किसान या मजदूर अपना जी जान लगा देता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ तो दे जाऊं, पूरी उम्र गुजार देता है, परंतु उम्र गुजारने के बाद यदि परिणाम हरिहर काका जैसा हो तो फिर उसका क्या होगा? देखिए आप, अपनी जरूरतों को कम करते हुए सब कुछ इकट्ठा करता है, वह कभी कभी उसके अहंकार का कारण बन जाता है। उसे रिश्तों से ज्यादा उन भौतिक वस्तुओं से सुरक्षा का भाव मिलता है। रिश्तों को दूर कर देता है। भौतिक वस्तुओं के नजदीक आते ही रिश्ते टाटा बाय बाय कहने लगते हैं। उनको लगता है मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, मुझे क्या किसी रिश्ते नाते की। कभी कभी अहंकारी भी बना देता है। समाज और परिवार भी व्यक्ति को नहीं, उसके दौलत जमीन जायदाद को अधिक प्रेम करते हैं। बिल्कुल, समाज या परिवार के जो भी सदस्य हैं पहले देखेंगे कि इनके पास कितना है। कहते हैं ना, अक्सर लोग, आजकल लोग व्यवहारिक नहीं व्यवसायिक हो गए हैं। रिश्ते वहीं बना रहे हैं जहां से मुनाफा अधिक है, तो व्यवहारिकता तो बची नहीं है, व्यवसायिक हो गए हैं। तो यही कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि समाज और परिवार भी धन दौलत के आधार पर उनसे जुड़े रहते हैं। यदि कोई निर्धन है तो उससे कोई भी वास्ता नहीं रखना चाहते हैं। जब लेखक छोटे थे तब हरिहर काका उनको खूब खिलाते थे, पिता जैसा दुलार देते थे, अपने मन की सभी बातें लेखक से करते थे। अब लेखक बड़े हो चुके हैं। कई वर्ष बाद जब उनसे मिलने गए तो हरिहर काका मौन धारण कर चुके थे।
उनकी जमीन ही उनके लिए जंजाल बन गई थी। सबकी नजर उस पर थी, पर हरिहर काका उसका मोह त्याग ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह जमीन ही उनके बुढ़ापे का सहारा है। यदि समय रहते वह अपनी जमीन का उचित बंटवारा कर देते तो शायद रिश्तों में ऐसी कड़वाहट ना होती। तो अधिकतर जो धन दौलत या जमीन जायदाद का मोह है ना, वो भी हमारे लिए कभी कभी जंजाल बन जाता है, जाल बन जाता है, बुरी तरह से दलदल बन जाता है। तो इतना भी हमें नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लेखक गुरदयाल सिंह अपने छात्र जीवन में छुट्टियों के काम को पूरा करने के लिए योजनाएं तैयार करते थे। क्या आपकी योजनाएं लेखक की योजनाओं से मेल खाती हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि जो पहले लेखक जो योजनाएं बनाते थे, जो स्ट्रेटेजी तैयार करते थे, तो क्या वो आपकी योजनाओं से मेल खाती है या कुछ अलग है? बताइए। आइए देखते हैं। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाया करते थे। आपको हॉलीडेज होमवर्क मिलते होंगे ना, अभी पेपर दे देंगे, फिर नई 11वीं कक्षा की पढ़ाई करेंगे, फिर आपको नए नए कार्य दिए जाएंगे कि अब आपको ये करना है। फिर आप कुछ ना कुछ तो योजना तैयार करेंगे ना। कहते हैं ना कि योजना जब हम तैयार करते हैं तब जाकर हमारा कार्य अच्छे से होता है। तो यहां पर भी ऐसा ही करते थे लेखक, ठीक है। जैसे हिसाब के मास्टर जी द्वारा दिए, हिसाब के मास्टर समझते हैं, गणित के मास्टर, मैथ्स के टीचर, ठीक है। 200 सवालों को पूरा करने के लिए रोज 10 सवाल निकाले जाने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। लेकिन खेल कूद में छुट्टियां भागने लगती तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। अब पहले तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मान लीजिए छुट्टी यदि 1 महीने की, अब तो 1 महीने का ही कहना पड़ेगा, मान लीजिए 1 महीने की है या थोड़े बहुत और दिन हो जाएंगे, तो हम प्लान करेंगे कुछ कि हाँ, ये मैथ्स का हम तब कर लेंगे, अब हम खेल कूद में सब भूल गए। अब जैसे ही स्कूल रीओपन होने की डेट सामने आ गई, अब स्कूल फिर खुलने वाले हैं, अब हम घबराएंगे, अब क्या करें, कैसे करें। तो ऐसा ही कुछ होता है ना। अब क्या हुआ, खेल कूद में छुट्टियां भागने लगती, मतलब पता ही नहीं चला कि कब छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, तो मास्टर जी की पिटाई का डर सताने लगता। फिर लेखक रोज के 15 सवाल पूरे करने की योजना बनाते, तब उसे छुट्टियां भी बहुत कम लगने लगती और दिन बहुत छोटे लगने लगते तथा स्कूल का भी भय बढ़ने लगता। ऐसे में लेखक पिटाई से डरने के बावजूद उन लोगों की भांति बहादुर बनने की कल्पना करने लगते जो छुट्टियों का काम पूरा करने की बजाय मास्टर जी से पिटाई खाना ही अधिक बेहतर समझते थे। अब क्या करें, होमवर्क हुआ नहीं, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, क्या करें, चलो देखते हैं क्या होता है। इस तरह से लेखक अपना जो भी अनुभव है उन्होंने हमारे साथ साझा किया है, शेयर किया है। पाठ सपनों के से दिन में लेखक गुरदयाल सिंह ने अपने बचपन की खट्टी मीठी यादों को हमारे साथ साझा किया है। अपने विद्यालय के 2 अध्यापकों का उन्होंने विशेष रूप से जिक्र किया है। एक मास्टर प्रीतम चंद, जो अत्यधिक अनुशासन प्रिय होने के कारण स्वभाव में कड़क थे, और दूसरे थे हेडमास्टर शर्मा जी, जो बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे। दोनों ही अध्यापक छात्रों को अपनी अपनी तरह से प्रभावित करते थे। इसके अतिरिक्त लेखक ने बताया कि जब खूब सारा अवकाश कार्य मिलता तो उसे करने के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाई जाती थी, प्लान किए जाते थे कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अभी पढ़ाई कर रहे हैं ना, एग्जाम की तैयार कर रहे हैं ना, कि मैं ऐसा कर लेता हूँ, हाँ ये ऐसा कर लूँगा ताकि मेरा 2 घंटे में सारा हो जाए, और फिर मुझे 10-15 मिनट कॉपी चेक करने के लिए भी मिल जाए कि कहीं मैंने कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दिया है ना, फिर मुझे कैसे करना पड़ेगा। ये सारी बातें बड़े आराम से हमने प्लान करनी होती है, प्लान ज़रूर करना होता है, ताकि एक योजनाबद्ध तरीके से हम जब कोई कार्य करते हैं ना बेटा, तो उसका परिणाम अच्छा आता है। छुट्टियों का प्रारंभ समय तो खेलते कूदते बीत गया। अब जब छुट्टियां समाप्त होने को होती तो काम याद आता। तब वे ओमा नाम के छात्रों के से एक नेता से प्रोत्साहित होते, जो अवकाश कार्य करने की तुलना में अध्यापकों की डांट और मार खाना अधिक सस्ता सौदा समझता था। होते हैं हर ग्रुप में एक ना एक ऐसे इनकी तरह जो कहते हैं अरे ठीक है ना, मार खा लेंगे थोड़ा, तो वो उनकी कहते हैं संगति का असर पड़ जाता है। तो लेखक भी कुछ ऐसा ही सोचने लगते कि अब क्या करें, हुआ तो नहीं, जैसे तैसे करके मार ही खा लेंगे। छुट्टियों के काम को करने की मेरी योजनाएं लेखक की योजना से मेल नहीं खाती। अब हमारे विद्यालय से बहुत अधिक काम नहीं मिलता,
जो मिलता भी है वह बहुत ही रचनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है, जिसे करने में मुझे मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। मेरी कोशिश यह होती है कि पहले मैं अपना काम खत्म करूं और फिर छुट्टियों का मजा लूं। ये हुई ना बात। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कि पहले हमें अपना काम निपटा लेना है, फिर हम छुट्टियों का आनंद लेंगे। अब छुट्टियों के आनंद में इतने ना खो जाएं कि छुट्टियां ही खत्म हो जाए और हम अपना काम ही ना कर पाए। तो सफलता का राज है आज, जो कि आज आप लोग सोच रहे हैं। वेरी नाइस। अब है गा। वह तो जब डॉक्टर साहब की जमानत जब्त हो गई तब घर में जरा सन्नाटा हुआ और टोपी ने देखा कि इम्तिहान सिर पर खड़ा है। वह पढ़ाई में जुट गया, परंतु ऐसे वातावरण में क्या कोई पढ़ सकता था, इसलिए उसका पास हो ही जाना बहुत था। वाह दादी बोली, भगवान नजरे बद से बचाए, रफ्तार अच्छी है, तीसरे बरस तीसरे दर्जे में पास तो हो जाए। तीसरे बरस तीसरे दर्जे में, थर्ड क्लास की बात कर रही, तीसरी कक्षा की। टोपी ज़हीन होने के बावजूद कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों से हार मान लेना कहां तक उचित है? टोपी जैसे बच्चों के विषय में आपकी क्या राय है, बताइए। क्या आपका कोई मित्र है टोपी की तरह, जो सोचता है कि हाँ इस बार तो मैं हो जाऊंगा, फिर नहीं हो पाए, अब मैं बहुत पढ़ाई करूंगा। अब उनके हिसाब से बहुत पढ़ाई करना मतलब बैठ गए, थोड़ा बहुत कुछ कर लिया। क्या ऐसा कुछ कोई दोस्त है आपके टोपी की तरह? ज़हीन बुद्धिमान होने के बावजूद भी टोपी 9वीं कक्षा, बेटा 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था। उसकी पारिवारिक परिस्थितियां उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती थीं। बुद्धिमान तो था, लेकिन पारिवारिक, कभी कभी असफलता के पीछे कई कारण होते हैं। असफलता का कारण केवल स्वयं, अकेला, इंडिविजुअल या व्यक्ति ही नहीं होता है। बहुत सारी परिस्थितियां होती, माहौल, घर का वातावरण, परिस्थितियां, कुछ आवश्यक सामग्री, इसके कारण भी कभी कभी असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो हम सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को ब्लेम या उस पर दोषारोपण नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ऐसा ही हुआ किचन के साथ। जब भी वह पढ़ने बैठता तो बड़े भैया माँ को कोई काम याद आ जाता जो सिर्फ वही कर सकता था, तो उसको बुला लिया जाता कि टोपी ये काम करो, टोपी वो काम करो। छोटा भाई उसकी कॉपियां खराब कर दिया करता था। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया था। डॉक्टर भृगु नारायण चुनाव के लिए खड़े हो गए और घर में चुनावी माहौल छा गया, परंतु फिर भी उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह किसी भी तरह परीक्षा पास जरूर करेगा, और उसने कर दिखाया। सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय से जो काम उसने तीसरे साल में किया उसे पहले साल में भी किया जा सकता था, परंतु परिस्थितियां सदैव हमारे अनुकूल नहीं होती, परंतु उनका सामना करके कर्तव्य पथ पर बढ़कर ही हम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। परिस्थितियों से हमें हार मानकर या थक कर नहीं बैठ जाना है। परिस्थितियां जो भी हों, हमें उनका डटकर सामना करना है। हाँ, अब जो फिर परिणाम आएगा उसको एक्सेप्ट भी करना है। ये नहीं कि हाथ पैर चलाना नहीं है और अब हम क्या करें, हार गए या हमसे नहीं हो पाया। नो बेटा, हमें हर एक परिस्थिति का, चाहे वो विपरीत हो, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या हमारे प्रतिकूल हो, चाहे वो हमारे समर्थन में हो चाहे नहीं हो, हमें उसका सामना करना है और सामना करके डटकर मुकाबला करके फिर जो परिणाम हो उसको हमें ग्रहण कर लेना है, फिर निश्चिंतता से, डरना नहीं है फिर। ठीक है, आइए देखते हैं व्याख्या। पाठ। टोपी शुक्ला का मुख्य पात्र बलभद्र नारायण शुक्ला का एकमात्र मित्र इफ्फन था। उसके साथ वह अपने मन की सभी बातें किया करता था। कोई ना कोई एक मित्र रहता है ना जिसके साथ हम अपनी मन की सारी बातें शेयर कर लेते हैं, ठीक वैसा ही इनके साथ था। इफ्फन के पिता का तबादला होने पर टोपी बिल्कुल अकेला पड़ गया। इस अकेलेपन का प्रभाव इस कदर पड़ा कि वह पढ़ाई में पिछड़ता ही गया। अन्य परिस्थितियां भी ऐसी बनी कि वह लगातार 2 साल फेल होता गया। ऐसा नहीं है कि टोपी ने हार मान ली, किंतु या तो पढ़ने का मौका मिला नहीं या उसके स्वास्थ्य ने उसका साथ नहीं दिया। कभी घर की परिस्थितियां, कभी उसका शरीर, है ना, उसको तबीयत खराब हो गई थी। तीसरे बरस जब जी जान से उसने कोशिश की तो वह पास हो गया। ठीक है, हर बच्चे के धैर्य और साहस का स्तर अलग अलग होता है। बहुत से बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियों में घबरा जाते हैं, जबकि कुछ को वह परिस्थितियां और भी मजबूत बना देती हैं। यह सही है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि उनसे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए।
ताकि परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जा सके। ठीक है, और अब मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी यहां पर कि जो परीक्षाएं होती हैं या कोई भी हम इम्तिहान देते हैं, एक कागज के टुकड़े पर हम गए, हमारे सामने आया। बेटा ध्यान रखिएगा कि एक कागज का टुकड़ा हमारे जीवन का फैसला नहीं कर सकता या हमारी हार और जीत तय नहीं कर सकता। हाँ, ये अवश्य है कि परीक्षाओं का परिणाम ये जरूर तय करते हैं कि हमने कितनी लगन से, कितनी समर्पण भाव के साथ मेहनत की। तो परिणाम बताता है हमारी ध्यान एकाग्रता का, कंसंट्रेशन का, ना कि हमारे जीवन का, ना कि हमारी सफलता का, ना कि हमारे जय और पराजय का। तो जब कभी भी कुछ ऐसा नहीं कि अरे अब क्या करूं मैं, मान लीजिए कोई गेम हो रहा है या इंटर स्कूल कंपटीशन है, अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताएं, हम हार गए तो हम निराश हो जाए, नहीं होना है। हमें कोशिश करना है, क्योंकि कोशिश करके ही तो आगे बढ़ा जाता है, ऐसे ही तो सीखते हैं, यही तो जीवन के अनुभव है। प्रश्न 4, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। खंड का हमारा हो गया है समाप्त, हम पहुंच गए हैं खंड ख, जो कि रचनात्मक लेखन है। और ये जो है हमारा अनुच्छेद, ये है 6 नंबर का। कितने शब्दों में लिखना है हमें? 150 शब्द। 150 शब्द कितने हो सकते हैं? हमारी जो कॉपी रहेगी, आंसर शीट रहेगी जो परीक्षा की, उसके लगभग 2 पेजेस तो हमें लिखना ही है, ताकि सारे जो संकेत बिंदु हैं उनको शामिल करते हुए हमें अनुच्छेद को एक बहुत अच्छा रूप देना है, ताकि जो चेकर रहेंगे, जो आपकी कॉपी चेक करेंगे, उनको संतुष्टि हो कि हाँ, बच्चे ने हर एक बिंदु को शामिल किया है और बहुत अच्छे से लिखा है। अपनी कॉपी को साफ सुथरा जरूर रखना है बेटा। बार बार लिखते टाइम ये नहीं कि लिख दिया कुछ फिर काट दिया, फिर लिखा फिर काट दिया। नो, फर्स्ट यू थिंक देन यू राइट। पहले सोचो फिर लिखो, और सोच में इतने भी नहीं डूब जाना है कि समय समाप्त हो जाए। बिल्कुल आराम से, बी एक्टिव भाई, अपने आप पर भरोसा रखिए, यू कैन डू, बहुत अच्छे से करेंगे आप। ठीक है, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं हमारी आपके साथ। अब है आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। संकेत बिंदु समझते हैं ना कि क्या करना है, आरंभ, कब और कैसे, लाभ हानि, सावधानियां, स्थिति से सामंजस्य, इस तरह के संकेत बिंदु रहेंगे। अब हमें पहले यह देखना है कि जो हमारा मेन शीर्षक है, आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। आभासी, वर्चुअल, अधिगम मीन्स लर्निंग, प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस। ठीक है, तो वर्चुअल लर्निंग प्रोसेस किस तरह से हुई है या क्या हो सकती है, हम इसमें आरंभ कब और कैसे, कब हुआ, कब हुई हमारी वर्चुअल लर्निंग स्टार्ट, कब हुई हमारी आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू, कब हुई, कैसे हुई, क्या इससे लाभ हुए, क्या हानियां हुई, या जो भी स्थिति थी क्या हम उस स्थिति से सामंजस्य स्थापित कर पाए, उसके साथ तालमेल स्थापित कर पाए, क्या जो वर्चुअल लर्निंग वर्चुअल जो है वो सफलतापूर्ण मतलब हुई, क्या इससे बच्चों को कुछ सीख मिली, या नहीं होती तब क्या होता और हुई है तब क्या। लाभ भी लिखना है, हानियां भी लिखना है। ठीक है, और देखते हैं दूसरा क्या है, क्यों आवश्यक है सहनशीलता। सहनशीलता क्यों आवश्यक है, यदि नहीं सहनशीलता होगी तो क्या होगा। सहनशीलता का अर्थ लिखना है सबसे पहले, तो हमें होता क्या है इसका अर्थ, फिर लिखना है इसकी आवश्यकता है, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या कारण होगा, और यदि इसकी आवश्यकता या यदि इसको हमने शामिल नहीं किया तब क्या परिणाम होंगे। नैतिक मूल्य एवं सुखद जीवन। ठीक है, तो ये एक नैतिक मूल्य है, मोरल वैल्यू है, और इसका यदि हम अपने अंदर इसको आत्मसात कर लेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छे से सुखदपूर्ण तरीके से बीतेगा। तीसरा क्या है, मेरे सपनों का भारत। यस, कैसा है, क्या अपेक्षा है, आपका कर्तव्य क्या है। अधिकारों की हम अक्सर बात करते हैं तो हमें कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये हैं हमारे टॉपिक्स, इन्हीं पर हमें लिखना है हमारा अनुच्छेद। तो अब इसमें आपको क्या याद रखना है, किस तरह से आपका अंक निर्धारण होगा, कहां पर आपको कितने अंक दिए जाएंगे, वो मैं आपको बताने जा रही हूं। ठीक है, दिए गए 3 अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है।
और ध्यान से पढ़ना है हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे तो उत्तर डेफिनेटली आप बहुत अच्छा लिखोगे ही। अक्सर बच्चे निम्नलिखित में से लिखिए, अब पता चला 3 के 3 लिखा है, छोटे 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 करके 3 के 3, मैडम हम तो तीनों लिखा है, क्यों? हमें लगा तीनों करने थे। नो, फर्स्ट यू रीड क्वेश्चंस केयरफुली। जितने अच्छे से आप प्रश्न पढ़ेंगे उतने अच्छे से आप आंसर लिख पाएंगे, और जितने अच्छे से आप आंसर लिखेंगे ना बेटा, उतने ही अच्छे से आपको अंक प्राप्त होंगे। अब अंकों का निर्धारण बता देती हूं कि भूमिका रहेगी 1 अंक की, जो भी इंट्रोडक्शन रहेगा वो 1 अंक का, विषय वस्तु जो बॉडी लिखेंगे आप कि क्या क्या लिखने वाले हैं आप, वो 4 अंक की रहेगी, और किस भाषा में किस तरह के शब्दों का, किस तरह के वाक्यों का आप प्रयोग करते हैं वो रहेगा 1 अंक का। इस तरह से ये हो जाएंगे आपके 6 अंक, और इस तरह से आप 150 शब्द लगभग 2 पेजेस में ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। पहला जो हमारा है आभासी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया आभासी वर्चुअल लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तकनीक हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी है। यस ऑफ कोर्स, बिना तकनीक या बिना टेक्निक्स के हम अब अपने आप को ही नहीं पाते हैं। पहला और आज प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में सबसे बड़ा बदलाव यही है, टेक्निक्स का आ जाना, टेक्नोलॉजी का आ जाना, है ना। तो सबसे मतलब प्रत्येक क्षेत्र में पदार्पण कर चुकी है, मतलब आ चुकी है। कोई भी कार्य चाहे वह घरेलू हो, व्यावसायिक हो, तकनीकी हर जगह काम आ रही है, और तेजी से उसका विस्तार भी हो रहा है। इसका एक मुख्य उदाहरण शिक्षण प्रक्रिया में भी नजर आ रहा है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी लर्निंग या शिक्षण प्रक्रिया में सहायक है। 1 दशक से अधिक का समय हो गया है जब विभिन्न स्तरों के छात्र प्रभावी शिक्षण पाने के लिए ई शिक्षण का सहारा लेते थे ना, पहले की बात। किंतु पिछले 2 वर्षों में कोरोना नाम की महामारी ने पूरे विश्व को इस कदर प्रभावित कर दिया कि आभासी शिक्षण अर्थात ई शिक्षण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से सभी को अपनाना पड़ा। अब सभी ने अपना लिया नहीं लिखा है, अपनाना पड़ा, क्योंकि मजबूरी ही ऐसी आ गई थी, कोरोना महामारी ऐसी आ गई थी जहां घर से बाहर निकलना खतरनाक था। घर के अंदर रहकर ऑनलाइन शिक्षा, टीचर्स भी, बच्चे भी, सब के सब जुड़ गए तकनीक से, टेक्नोलॉजी से। ठीक है, और सबको अपनाना पड़ा। जहां छात्रों को मोबाइल फोन इत्यादि से दूर रखने की कोशिश की जाती थी, वहीं अभिभावकों एवं शिक्षकों ने उनके हाथों में ही मोबाइल सौंप दिया। क्या करते? उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, क्योंकि अब मोबाइल के अलावा कोई दूसरा साधन ही नहीं था, या जो तकनीक थी या टेक्नोलॉजी थी या जो मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उनके अलावा शिक्षण कैसे भला प्राप्त हो। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका बहुत लाभ हुआ। यदि ये नहीं होती तो क्या करते? ये जो 1-2 साल इस कदर से इस बीमारी ने पूरे विश्व भर में आतंक फैला के रखा था, यदि ये तकनीक नहीं होती तब क्या होता? शिक्षा कहां जाती? भला हो कि ये हुई और शिक्षण प्रक्रिया चलती रही। कि महामारी के दौर में भी शिक्षण प्रक्रिया रुकी नहीं, छात्र एक से दूसरी और दूसरे से तीसरी कक्षा में पदार्पण भी कर गए, बिल्कुल कर गए। किंतु अब देखिए, कहते हैं ना, जहां लाभ होता है वहां हानि भी है। कहते हैं ना, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, सुबह शाम दिन रात सुख दुख सब कुछ एक साथ जुड़े हैं। तो जहां लाभ है वहां हानि भी होंगी। तो अब जिस तरह से सब पढ़े, ऑनलाइन घर में पढ़ाई हुई, पढ़ाया गया, तो बहुत लाभ हुए कि कम से कम शिक्षण प्रक्रिया चलती रही सुचारू रूप से, रुका नहीं कुछ। लेकिन क्या हुआ कि अनेक हानियां भी देखने को मिली। छात्रों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। प्रतिकूल मतलब समझते हैं ना, विपरीत, उल्टा प्रभाव पड़ा। क्या हुआ? आभासी शिक्षण के नाम पर छात्रों ने अंतरजाल पर बहुत से आपत्तिजनक कार्य भी किए। अंतरजाल यहां है बेटा इंटरनेट के लिए। अंतरजाल को हिंदी में इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं। अब इंटरनेट जब बच्चों के हाथ में रहा तो बच्चे होते हैं, तरह तरह से उसका जैसे ही क्लास ओवर होती कहीं भी ढूंढना है ना कि आखिर ये क्या है। सारे सिस्टम सब कुछ ओपन करके उन्होंने देखा तो ऐसे कई कार्य किए जो नहीं करने चाहिए थे।
आभासी शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभिभावकों को अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थितियां आगे भी आ सकती हैं जब हमें आभासी शिक्षण का सहारा लेना पड़े, तो स्थिति में सामंजस्य बनाना आना चाहिए। हर एक बच्चे को अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए हर एक माता पिता को, हर एक शिक्षकों को, हर एक बड़े व्यक्तियों को अपने से छोटों पर नजर रखनी होगी। उनके हाथ में मोबाइल देना है, सब कुछ देना है, लेकिन उन पर एक नजर भी रखनी है। साथ ही साथ उन्हें यह भी बताना है कि बेटा आपके लिए ये अच्छा है, इस पर आप ये कर सकते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना जिस चीज की जानकारी नहीं होगी तो बच्चा भला क्या जानेगा। तो पहले हमें उसे बताना है कि इससे ये लाभ है, इससे हम ये कर सकते हैं, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी बातें। ठीक है, तो ये सारी बातें सामने आई कि अब क्या है, इसी तरह से हर सिक्के मतलब हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह से आभासी शिक्षण भी वरदान सिद्ध हो सकती है यदि छात्र धैर्य और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करेंगे। और करेंगे ना बेटा, बिल्कुल करेंगे, आपने किया और आप करेंगे। ठीक है, ये तो रहा हमारा आभासी शिक्षण प्रक्रिया, जो कि वर्चुअल लर्निंग प्रोसेस थी, जो कि कोरोना काल में हमने सब उसमें शामिल हो गए, मोबाइल्स, लैपटॉप और हर एक, क्योंकि वहीं हमें पढ़ना था, वहीं शिक्षकों को पढ़ाना था, एक दूसरे से कनेक्ट रहना था, एक दूसरे से जुड़े रहना था, उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि वो इतने अच्छे से हम सबको सिखा गई। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसी भी, चाहे कोई दृश्य हो, चाहे कोई सीन हो, चाहे कोई मूवी हो, चाहे किसी की बात हो, हम किस तरह से उसको ग्रहण करते हैं, वो मुख्य रूप से यहां पर मायने रखता है, वैल्यू रखता है। हर एक मूवी हो, सीरियल हो या किसी की बात हो, हमें शिक्षा प्रदान कर जाती है, बशर्ते कि हमें ये उसमें ढूंढना आना चाहिए, खोजना आना चाहिए कि हमें क्या लेना है। तो हमें हमेशा सकारात्मक पहलू को अपने अंदर एक्सेप्ट करते जाना है, करते जाना है। कमियां तो हर जगह हैं, लेकिन हमें दूसरों में देखना है अच्छाइयों को और खोजना है अपनी कमियों को। तब जाकर कहीं हम धीरे धीरे अच्छे बेहतरीन बनते जाएंगे। ठीक है, जिस दिन हमने ये सोचा नहीं नहीं नहीं, हाँ मैं बिल्कुल सही हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है, सबसे बड़ी कमी यही है जिस दिन हमने कह दिया कि मुझ में कोई कमी नहीं है। वी ऑल आर लर्नर्स, जीवन पर्यंत, क्योंकि लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सीखना जीवन पर्यंत प्रक्रिया है और हम हमेशा सीखते जाएंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरे अनुच्छेद की ओर, जिसका टॉपिक है, शीर्षक है, क्यों आवश्यक है सहनशीलता। आखिर क्या जरूरत है सहनशील होने की, या कहते हैं ना हैव पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आराम से कीजिए। क्यों जरूरी है ये सब? क्या जल्दबाजी में सारे काम नहीं हो सकते? जल्दी जल्दी करो, खत्म करो। क्यों धैर्य चाहिए, क्यों सहनशीलता चाहिए, क्यों पेशेंस चाहिए? यदि पेशेंस नहीं होगा, सहनशीलता नहीं होगी, तब क्या होगा? और यदि है तब क्या होगा? क्यों पहले सहनशीलता को एक वैल्यू मानी जाती थी, एक मूल्य माना जाता था, और क्यों आज उसको कमजोरी की कैटेगरी में शामिल कर दिया? आखिर क्यों? क्या इसका उत्तर यहां मिलेगा? अवश्य मिलेगा। आइए चलते हैं। मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए कुछ नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना होता है, और जो मनुष्य नैतिक मूल्यों को या मोरल वैल्यूज को एक्सेप्ट करके आत्मसात कर लेते हैं, तब देखिए उनका जीवन कितना वैल्यूबल बन जाता है। इसमें क्या क्या होते हैं नैतिक मूल्य? कौन कौन से होते हैं? दया, करुणा, परोपकार, सहृदयता, सहानुभूति, सहन शक्ति जैसे गुण आते हैं, जो कि नैतिक मूल्य कहलाते हैं। ठीक है, यदि गहराई से देखा जाए तो ये सभी गुण एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, परोपकार बिल्कुल अलग है, सहानुभूति एकदम, एक दूसरे के पूरक हैं, कहीं ना कहीं एक ही है। दया, किसी के प्रति हम दया की भावना, करुणा बिल्कुल वही है, परोपकार हम कब करेंगे? जब हमें किसी पर दया आएगी। ठीक है, सहृदयता, हम किसी दुखी व्यक्ति के दर्द को कब समझेंगे? जब हम उसकी तरह फील करेंगे। ठीक है, सहानुभूति, सिंपैथी जिसको हम कहते हैं, वो कब आएगी? तो ये तीनों जितने भी गुण हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनको हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। मनुष्यता, मानवता के अंतर्गत ये सारे के सारे गुण, सारे के सारे मूल्य शामिल हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक गुण भी हम पूरी तरह ग्रहण कर लेंगे ना, तो अन्य गुण अपने आप ही विकसित हो जाएंगे। यस, वेरी नाइस। ठीक है,
जैसे यदि हम अपने व्यक्तित्व में सहनशीलता अर्थात सहन करने की शक्ति को अपना लेते हैं तो हमें किसी का भी स्वभाव या किसी प्रकार की भिन्नताएं व्यथित नहीं करेंगी। चाहे कौन कैसा व्यवहार हमारे साथ कर रहा है, कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, कौन पीठ पीछे हमारे बारे में क्या कहता है, जस्ट लेट इट बी, करने दीजिए ना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो इस तरह से यदि हम सहनशीलता को अपना लेंगे, सहन शक्ति को अपना लेंगे, तो बाकी सारी चीजें हमारे पास आएंगी और हमें बिल्कुल यहां वहां की जो नई बातें रहती है, निरर्थक बातें, उनकी ओर हम ध्यान ही नहीं देंगे और हम अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रसन्नचित होकर बिता सकते हैं। ठीक है, इसलिए सहनशीलता आवश्यक है, क्योंकि ये जो सहनशीलता है ना, वो सबकी जननी समझ लीजिए, सबकी मम्मी समझ लीजिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। हमारे प्रति किसी व्यक्ति, जाति अथवा समूह का बर्ताव कैसा भी हो, हमारे मन में सभी के प्रति दया और परोपकार की भावना बनी रहे। कितना मतलब महान व्यक्ति होगा वो, होते हैं। ठीक है, कि कोई कैसा भी बर्ताव करे, हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी है। हमारे प्रति कौन क्या सोचता है, जबकि हमें पता चल गया है कि वो हमारे बारे में ऐसा सोचता है, फिर भी हम उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे, फिर भी हम उससे नफरत नहीं करेंगे। क्योंकि यदि हमने उससे ईर्ष्या की, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष, जलन, बदले की भावना, यदि ये हमारे मन में है तो हम कभी सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। और ये किसको अंदर से जलाएंगे? हमें। हम क्यों जलें भाई? हम क्यों अंदर से ऐसे व्यथित रहे? हम शांति से रहेंगे ना, खुश रहेंगे। और वो कैसे रहेंगे? जब ये भावनाएं हमारे अंदर नहीं होंगी। तो इन भावनाओं को मस्तिष्क में रखना ही नहीं, अपनी डिक्शनरी से करो डिलीट हमेशा के लिए। फिर स्टोरी नहीं होने देना है, नहीं होने देना है जलन की भावना को, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की, घृणा की। नो स्पेस फॉर देम, नहीं करना है। ठीक है, जब हम ये भावना है नहीं रखेंगे तो आप देखिए हमेशा आप प्रफुल्लित रहेंगे, हमेशा आप ऊर्जावान बने रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है, हमारे मन में सभी के प्रति दया और परोपकार की भावना बनी रहेगी। इस प्रकार हम सभी विकारों से दूर रहेंगे। यदि सोचते रहेंगे कि इसने मुझसे ये कहा, मुझे भी कहना चाहिए, तब चिंताग्रस्त हो जाएंगे। चिंताग्रस्त हो जाएंगे, शरीर पस्त पड़ जाएगा, शरीर पस्त पड़ जाएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी। जब काम करने की इच्छा नहीं होगी तो परिणाम कहां से अच्छा होगा? जब परिणाम अच्छा नहीं होगा तो क्या अच्छा होगा? इट मीन्स कि नो 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 नो, लेट इट बी, नहीं करना है, कोई ऐसी चीजों को नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, नहीं सोचती हूं मैं ये, मतलब हमेशा ना कौन क्या सोचता है, ठीक है, मुझे क्या करना है। क्योंकि आप मान लीजिए किसी के प्रति जलन की भावना रख रहे हैं या उससे आप नफरत कर रहे हैं, तो अब उसे पता है या नहीं, और आप यहां जले जा रहे हैं, तो नहीं करना है। ठीक है, यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सहनशीलता तथा नैतिक मूल्यों का आधार है। यस, सहनशीलता सभी नैतिक मूल्यों का बेस है, आधार है। सहनशीलता आ गई तो समझ लीजिए आप में सारे नैतिक मूल्य आ गए। इसके अभाव में नैतिक मूल्य विकसित हो ही नहीं सकते हैं। यदि आप सहनशील नहीं है, यदि हमारे अंदर सहनशीलता नहीं है, तो अन्य मूल्य कहां से विकसित होंगे? इसलिए सहनशीलता है तो सब कुछ है। और नैतिक मूल्यों के अभाव में एक सुखी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन में नैतिक मूल्य शामिल नहीं है तो हम अपने सुखी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। फिर भले ही हम एक टांग पर खड़े होकर प्रार्थना करते रहें, भले ही मंदिरों में घी का दीपक जलाते रहें, हवन, यज्ञ, ये सब कुछ कराते रहें, मन की शांति मिल जाए, नहीं मिलेगी बेटा। जब तक हमारे अंदर नैतिक मूल्य नहीं होंगे तब तक हम शांत नहीं रहेंगे। करना क्या है? हमें नैतिक मूल्यों का विकास करना है यहां पर, ताकि हम हमेशा प्रसन्नचित्त रहें। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा। क्या टॉपिक है? मेरे सपनों का भारत। आइए देखते हैं क्या चाहते हैं। आपके सपनों का भारत कैसा है? कैसी हो हमारी इंडिया, कैसी हो हमारी मातृभूमि, बताइए। आइए देखते हैं। लगभग प्रत्येक व्यक्ति सुखी और समृद्ध जीवन जीना चाहता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं खुश रहूं, मेरे जीवन में सुख ही सुख रहे, कहीं निराशा ना हो, कहीं उदासी ना हो, मैं खुश रहूं, बिल्कुल सब चाहते हैं। अब ये क्या संभव है? उसकी इस कामना का पूरा होना बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। हम चाहते तो हैं कि हम खुश रहें, सुखी रहें, लेकिन अब वो नहीं चाहते जिनके आधार पर हम सुखी रह सकते हैं या जिनके बलबूते पर हम सुखी रह सकते हैं। जैसे अभी अभी हमने देखा ना, सहनशीलता, नैतिक मूल्य, यदि ये है तो हम सुखी रहेंगे। हम सहनशील होना नहीं चाहते और कल्पना करते हैं कि हम सुखी रहें, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है? ठीक है, उसकी मेहनत
आत्मविश्वास, धैर्य आदि के साथ साथ उसका जीवन उसके देश एवं समाज के वातावरण से भी प्रभावित होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, हर एक की मानसिक स्थिति अपने परिवेश से बहुत अधिक इन्फ्लुएंस होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, अब क्या है, यदि देश सुखी एवं समृद्ध है तो उसका प्रभाव व्यक्ति पर, और व्यक्ति की समृद्धि का प्रभाव देश पर पड़ता है। अन्योन्याश्रित है, अन्योन्याश्रित समझते हैं ना, इंटरडिपेंडेंट है। यदि आप सुखी तो मैं सुखी, मैं सुखी तो आप सुखी, देश सुखी तो व्यक्ति सुखी, और व्यक्ति सुखी तो देश, क्योंकि व्यक्ति की उन्नति ही देश की उन्नति है। ठीक है, मैं भारत का नागरिक होने के नाते एक ऐसे भारत का सपना देखना चाहता हूं जहां कोई भूखा ना सोए। क्या बात है, पीने को शुद्ध पानी, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिल सके, और ये सब कैसे मिलेगी, ये भी हम पर निर्भर है। सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति मिले, सभी को समान दृष्टि से देखा जाए, विश्व में भारत का नाम सम्मान से लिया जाए। मैं जानता हूं कि ऐसे भारत के सपने को साकार करने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। कहते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एकता में ही बल है। हम सब एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे तो अवश्य सफलता मिलेगी। यदि नैतिक मूल्यों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो न केवल हमारा निजी जीवन बल्कि संपूर्ण समाज एवं देश का उज्जवल भविष्य का सपना साकार होगा। एक सच्चे देशवासी का सपना भी साकार होगा। तो कहीं ना कहीं घूम फिर कर यदि हम आए ना, कितने भी भंवर में जाएं, कितने भी भूल भुलैया में चले जाएं, आधार सिर्फ एक है, वो है सहनशीलता। तो हमें अपने अंदर थोड़ा थोड़ा करके सहनशीलता को अपनाना होगा, उसका स्वागत करना होगा। खुद से अभी से प्रयास कीजिए कि ठीक है, किसी ने कुछ कहा ना, ठीक, ओके, हो सकता है उस वक्त उनका मूड सही नहीं हो, थोड़ा क्रोधित हो रहे हो, इसलिए कुछ कह दिया। अब पलटकर हम कह देंगे तो और पलटकर जवाब मिल जाएगा ना। इसलिए थोड़ा सा बहुत सारी बातों में हमें बहुत धैर्य रखना है। ठीक है, अब आ गए हैं हम 5वें प्रश्न पर, जो कि 5 अंक का है। क्या आया है बेटा, पत्र लेखन। ठीक है, आप शौर्य या सारखी हैं। आपने अपने लिए ऑनलाइन पुस्तकें खरीदी थी, रुपए जमा हो गए, परंतु पुस्तकें प्राप्त नहीं हो सकी। इस बात की शिकायत करते हुए संबंधित अधिकारी को लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। अनुच्छेद लिखना था हमको 150 में, पत्र हमको लिखना है 120 में। तो अभी आप देखेंगे उदाहरण। ठीक है, तो एक कॉपी का पेज काफी रहता है ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए, और यदि थोड़ा बहुत बढ़ भी रहा है तो नेक्स्ट पेज का 2-4 लाइन बस। एक और क्या है, अथवा ऑप्शंस तो रहेंगे। आप सृष्टि या सार्थक हैं। बेंगलुरु से चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करते समय आपका कीमती सामान वाला बैग जल्दबाजी में गाड़ी में ही रह गया। आपके द्वारा की गई शिकायत से आपको अपना बैग वापस मिल गया। प्रबंधन की प्रशंसा करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। ठीक है, समझ में आया कि क्या लिखना है। पहले में हमको लिखना है कि ऑनलाइन बुक्स मंगाई थी लेकिन अभी तक बुक्स नहीं आई है, तो एक तरह से हमको शिकायती पत्र लिखना है। दूसरा, धन्यवाद प्रेषित करना है। ठीक है, क्योंकि आपने जो कहा था और वो मिल गया, तो आपको धन्यवाद प्रेषित करना होगा। आइए देखते हैं कि किस तरह से अंक विभाजन होगा। 5 अंक आपको किस तरह से प्राप्त होंगे बेटा, बड़े आराम से ध्यानपूर्वक देखिए। हाँ, बी हैप्पी, बी एक्टिव, बी एनर्जेटिक, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं और आप कर सकते हैं। देखिए, आरंभ तथा अंत की जो औपचारिकताएं हैं, जैसे आपने पता लिखा, एड्रेस लिखा, 1 नंबर। एंड में आपने अपने आप को क्या संबोधित किया कि भवदीय, प्रार्थी, वो भी 1 नंबर। ठीक है, ये आधे नंबर की रहेंगी। विषय वस्तु, जो भी आपको विषय है, विषय आपको लिखेंगे ना कि ना उपलब्ध, मतलब पुस्तकें मंगाई उनको ना प्राप्त होने पर या प्राप्ति ना होने पर शिकायती पत्र, तो वो विषय। अब विषय को आप किस तरह से, बॉडी जो बीच का रहेगा, किस तरह से आप उसको लिख रहे हैं, वो आपका रहेगा सबसे अधिक अंकों का, 3 अंकों का। और भाषा रहेगी 1 अंक की, कि किस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि पत्र लेखन हो, चाहे अनुच्छेद लेखन हो, चाहे जो हम और अभी पढ़ने वाले हैं, कोई भी प्रश्न उत्तर हो, तो वहां पर हमें अपनी भाषा को बहुत ध्यान में रखकर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ना बेटा कि लिखित भाषा
मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा में सबसे अधिक प्रामाणिक भाषा जो है वो लिखित मानी जाती है। लिखित भाषा में हमें बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना होता है। तो आप अच्छे से रीड करते रहिए, रीडिंग लगाइए, अपने चैप्टर्स को रीड करिए, बार बार पढ़िए, ताकि वो जो शब्द हैं आपके यहां पर स्टोर हो जाएं और वो हमेशा याद रहें, और पेपर में आप समय व्यर्थ ना करते हुए बड़े अच्छे से यूं समय से पूर्व पेपर भी कर दें और चेक कर दें, समय पर सब कुछ काम हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। पत्र लेखन। देखिए, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक का खागा पुस्तक भंडार, नई दिल्ली। विषय पुस्तकें प्राप्त ना होने की शिकायत। इस तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट होगा, आपकी ये जो कॉपी रहेगी उसके लेफ्ट हैंड साइड से ही आपको स्टार्ट करना होता है। ठीक है बेटा। अब चले, मैं शारवी दिल्ली विकासपुरी की निवासी हूं। गत माह मैंने आपके ऑनलाइन स्टोर से 2 पुस्तकें पसंद करके मंगवाई थी। पुस्तकें मुझ तक लगभग 4 दिन के अंदर पहुंचने का दावा किया गया था। आज 12 दिन हो गए हैं, मुझे पुस्तकें प्राप्त नहीं हुई हैं। मैंने आपके संबंधित अधिकारी से फोन पर भी बात की। हर बार उसने मुझे यही आश्वासन दिया कि पुस्तकें जल्दी मुझ तक पहुंचा दी जाएंगी, किंतु ऐसा ना होने पर मुझे आपको यह पत्र लिखना पड़ रहा है। पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है कि क्या मंगाई थी, ठीक है, वो भी देखना होगा आपको कि कौन सी पुस्तकें मंगाई थी। विषय विज्ञान और हम सामान्य ज्ञान। लेखक थे के सिंह। कीमत थी 400 रुपए और 600 रुपए। ये आपको विवरण, क्योंकि जब आप विवरण नहीं लिखेंगे तो ऐसे कौन सी पुस्तकें मंगाई थी, उसमें एक प्रामाणिकता नहीं दिखेगी ना, वो दिखानी है आपको। ठीक है, और क्या है, मुझे आशा है कि आप इन पुस्तकों का मुझ तक पहुंचने का संभावित समय ठीक ठीक बताएंगे और अपनी ऑनलाइन बिक्री की छवि को खराब नहीं होने देंगे। साथ ही साथ देखिए, बिल्कुल आपको ये तो लिखना है कि मुझे आशा है कि ये पुस्तकें मुझ तक प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ उनको ये भी बताना है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर से पत्र लिखेंगे, हो सकता है समाचार पत्रों में छप जाए, तो आपकी जो छवि है ऑनलाइन बिक्री की, वो छवि भी अच्छी बनी रहे। तो किसी ना किसी कारण से जो जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनको ये भी लगे कि हाँ अब तो पुस्तकें भेजनी चाहिए, तो अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ वो अपने उत्तरदायित्व का भी भली भांति पालन कर सकें। भवदिया शादी। ठीक है, इस तरह से आपका ये पत्र हो गया। 5 नंबर आपको अवश्य मिल जाएंगे बेटा। चलते हैं, दूसरा जो पत्र था, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक रेल अधिकारी, दक्षिण भारत, बेंगलुरु क्षेत्र। ये भी ऑफिशियल लेटर है, ये भी औपचारिक लेटर है। दोनों औपचारिक लेटर ही आए हैं। ये मत सोचिएगा, यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि जब ऑप्शंस आएंगे ना तो एक औपचारिक आ जाएगा, एक अनौपचारिक आ जाएगा। ऐसा नहीं है, देखा ना भी सैंपल पेपर में कि दोनों औपचारिक हैं, दोनों ऑफिशियल लेटर्स हैं। तो आपको औपचारिक पत्र भी अच्छे से तैयार करना है, देख लीजिए, ऐसे ही हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अनौपचारिक भी, मतलब फॉर्मल लेटर भी आपको अच्छे से तैयार कर देना है कि किस तरह से हमको एक फॉर्मेट बनाकर लिखना होता है, और इनफॉर्मल लेटर जो कि हम अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं वो भी अच्छे से तैयार करना है। ठीक है बेटा, समझ में आया। विषय है रेलगाड़ी में छूटा सामान मिल जाने की सराहना। यहां पर की जा रही है सराहना, एप्रिसिएशन दिया जा रहा है। ठीक है, आदरणीय महोदय, मैं चेन्नई निवासी 15 दिसंबर 2021 को आपकी रेलगाड़ी से बेंगलुरु से चेन्नई आ रही थी। यहां पर मैं बेटा जब अपने लिए मैं लिखते हैं तो उसमें 2 मात्राएं और बिंदु लगती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब मैं आई, मैं स्वयं के लिए मैं लिखते हैं ना तो मैं पर 2 मात्राएं आती हैं। मैं चेन्नई निवासी 15 दिसंबर 2021 को आपकी रेलगाड़ी से बेंगलुरु से चेन्नई आ रही थी। रात का सफर था। सुबह पहुंचने पर मैं जल्दबाजी में अपना बैग, जिसमें कीमती वस्तुओं के साथ साथ कुछ जरूरी कागजात भी थे, वह भूल गई थी। घर पहुंचने पर मुझे पता चला तो मैंने तुरंत आपके रेल विभाग के अधिकारी पीके शर्मा जी को सूचित किया। उन्होंने मेरी समस्या को गंभीरता से लिया और मुझे आश्वस्त किया कि वे अवश्य ही मेरी मदद करेंगे। अगले ही दिन साय 7 बजे मेरे पास सूचना आ गई कि मेरा बैग मिल गया है और चेन्नई रेलवे स्टेशन में बैग सुरक्षित रख लिया गया है। अपने पहचान पत्र के साथ पहुंचने का मुझे निर्देश भी दिया गया। आपके विभाग के केपी शर्मा जी के साथ साथ
अन्य सदस्यों का मैं धन्यवाद करती हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे देश के रेल विभाग में इतने ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत हैं। धन्यवाद। यह धन्यवाद भवदीय सृष्टि। इस तरह से आप धन्यवाद प्रेषित करते हुए पत्र लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक काल्पनिक नाम भी दे दीजिए कि किस व्यक्ति से आपकी बात हुई। काल्पनिक, जस्ट इमेजिन कि ये व्यक्ति थे, इनसे हमारी बात हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया। आश्वस्त करना समझते हैं ना, कि उन्होंने प्रॉमिस कर दिया, हमें वचन दिया, उन्होंने हमें विश्वास दिलाया। आश्वस्त मीन्स हमें भरोसा दिलाया कि आपका बैग मिल जाएगा, और मुझे फिर सूचना भी मिली कि आपका बैग सही सलामत है। आप अपने पहचान पत्र के साथ आ जाइए और अपना बैग ले जाइए। मुझे जब अपना बैग प्राप्त हो गया या मेरा सामान मिल गया तो मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना पत्र पूरा कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने 6वें प्रश्न की ओर, जो कि 2.5 नंबर के हैं। पहला है कि आप निवासी कल्याण संघ, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश सुब्रमण्यम हैं। यहां पर नाम दिया जाएगा तो आप समझिए आप वही हैं। अपने क्षेत्र के मुख्य पार्क में आयोजित होने वाले योग शिविर के विषय में जानकारी देते हुए लगभग 50 शब्दों में एक सूचना आपको तैयार करनी है। लगभग 50 शब्दों में, ज्यादा शब्दों में नहीं लिखना है बेटा। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? आप साहित्य संघ की सचिव सुपर्णा चक्रवर्ती हैं। आपके क ख ग विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है। इसके लिए एक सूचना लगभग 50 शब्दों में आपको तैयार करनी है। सूचना, ठीक है, कितने शब्दों में? लगभग 50 शब्दों में, आधा पेज। अब वो किस तरह से लिखना है वो आपको देखना है। ठीक है, और क्या है? खा भी है इसका। प्रश्न पढ़ देती हूं। आप कक्षा 10वीं के लियोनार्ड वनडेंट हैं। विद्यालय के बास्केटबॉल में मैदान में एक घड़ी मिली है आपको। इससे संबंधित सूचना विद्यालय के सूचना पट के लिए तैयार कीजिए, जिससे घड़ी खोने वाला छात्र उसे प्राप्त कर सके। यह सूचना लगभग 50 शब्दों में। आपको जो भी सूचना लेखन आएगा ना वो 50 शब्दों का आएगा। ठीक है, एक और इसका क्या है? आप अपने विद्यालय में इको क्लब के अध्यक्ष हैं। पर्यावरण दिवस के लिए आप विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहते हैं। इको क्लब के सभी सदस्यों की सभा इसी संदर्भ में आयोजित करने के लिए विद्यालय के सूचना पट्ट के लिए नोटिस बोर्ड, सूचना पट्ट मीन्स नोटिस बोर्ड के लिए एक सूचना पत्र लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। जो भी सूचना आएगी वो लगभग 50 शब्दों की आती है, क्योंकि सूचना इतनी लंबी नहीं आ जाएगी तो कौन पढ़ेगा। पैराग्राफ की तरह नहीं लिखना है, लगभग 50 शब्द। और 50 शब्द होते हैं कितने? 3-4 लाइनों के। ठीक है, तो ये सूचना रहेगी और वो की 2.5 नंबर के रहेंगे। 4 प्रश्न रहेंगे। का में 2 रहेंगे तो 1 करना होगा, खा में भी 2 रहेंगे उसमें से भी 1 करना होगा, ताकि आप दोनों का से 1 और खा से 1 करके 5 नंबर प्राप्त कर सकें। समझ में आया? सूचना कितने शब्दों में लिखना है बेटा? हमें लिखना है सूचना 50-50 शब्दों में। क्या चले समाधान की ओर? आइए चलते हैं। उत्तर का और खा प्रश्नों में दिए गए 2-2 विषयों में से एक संदेश लगभग 50 शब्दों में। जो भी सूचना लिखना है वो 50 शब्दों में लिखना है। कैसी है? देखिए किस तरह से अंक विभाजन है, वो अंक विभाजन पर ध्यान दीजिएगा। आप ये नहीं कि शुरुआत का लिखे जा रहे हैं बहुत सारा, अंत का छोड़ ही दिया, बीच का कुछ लिखा ही नहीं। यदि ऐसा हो जाता है ना बेटा तो अंक कट जाते हैं। तो जो भी अंक विभाजन मैं आपको बता रही हूं उस अंक विभाजन पर ध्यान रखिए। जो हमेशा जो बीच का रहेगा ना, बॉडी जिसको कहते हैं विषय, उसको आप बड़े अच्छे से लिखिए, कि चाहे वो पत्र हो चाहे आपका, हमने देखा ना हर एक में वो ज्यादा अंक उसी में है। तो हमें शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक बिंदु का पालन करना होगा। विषय वस्तु रहेगी आधे नंबर की। प्रस्तुति, किस तरह से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरह से, ठीक है, तो वो रहेगा आपका 1.5 मीन्स 1.5 नंबर का। भाषा रहेगी आपकी आधे नंबर की। टोटल कितने हो गए? 2.5 नंबर। ठीक है, अब देखिए सूचना, निवासी कल्याण संघ, दिनांक आपको इधर से लिख देनी है। साथ ही साथ सूचना योग शिविर का आयोजन, पहला सुख निरोगी काया। ये तो आप सुनते आ रहे हैं कि योग शिविर का जब आयोजन होगा तो हमें किस तरह लिखना है? पहला सुख निरोगी काया। और आप यदि कोई चित्र बना सकते हैं, जैसे कि कोई भी इस तरह से, या ओम का चित्र बना सकते हैं तो भी वो बना सकते हैं। ठीक है, क्षेत्र के सभी निवासियों को सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि एक बार फिर हमारे क्षेत्र में योग शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है।
जो भी आपको शीर्षक दिया जाएगा उसको आपको जरूर ऊपर लिखना ही है। और ये जो है, अभी मैंने ब्रैकेट लगाया है, कोष्ठक लगाया है, आपको नहीं लगाना है, लेकिन सूचना भी लिखना है कि आप क्या लिख रहे हैं, इन एक बॉक्स बना करके, ठीक है। फिर जो टाइटल है उसको आपको बोल्ड लेटर्स में लिख देना है। ब्लैक और ब्लू पेन आपको यूज करना ही, आपको पता ही है, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन कीजिएगा, अच्छा रहता है। तो उसमें हम सबसे पहले, मान लीजिए आपने ब्लैक से शीर्षक लिख दिया तो वो अधिक हाईलाइटेड रहता है, और कोई कोटेशन लिख दिया। कोटेशन लिखने के बाद आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या किया कि किस तरह है, स्थान कहां पर होने वाला योग शिविर वो भी आपको बताना पड़ेगा। स्थान है मुख्य पार्क, दिनांक 20 जनवरी से 27 जनवरी, कब तक चलने वाला है वो भी आपको बताना है। समय है प्रातः 6 से 8 बजे और साय 6 से 8 बजे। प्रातः मीन सुबह भी है 6 से 8 बजे, और साय मीन शाम, शाम नहीं लिखना है, साय यहां पर बिंदु रहती है, ठीक है। विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए शिविर को 4 समूहों में विभाजित किया गया है। किस तरह से, पहला है 4 वर्ष से 10 वर्ष के बच्चे, दूसरा है 11 से 18 वर्ष, तीसरा है 19 से 40 वर्ष, चौथा है 50 एवं इससे ऊपर वाले, ठीक है। ये हो जाएगा। अधिक लोग शिविर का लाभ उठाएं, या कहें अधिक से अधिक लोग पधारें और स्वास्थ्य लाभ उठाएं। कोविड नियमों का पालन करना ना भूलें। 15 जनवरी तक अपना नामांकन हस्ताक्षरकर्ता को अवश्य करवाएं। धन्यवाद, अध्यक्ष सुब्रमण्यम, जो कि नाम दिया था। इस तरह से आपको ये बनानी है सूचना, नोटिस, ठीक है, नोटिस राइटिंग जैसे आप अंग्रेजी में लिखते हैं। अब है क खागा विद्यालय। सूचना है वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद प्रतियोगिता समझते हैं सब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तैयार है, शुरू करें प्रतियोगिता? आइए शुरू करते हैं। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। संबंधित मुख्य जानकारी इस प्रकार है कि कहां होगा, कब होगा, कितने बजे से होगा, ठीक है। स्थान विद्यालय का सभागार, दिनांक 30 जनवरी, समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक। विषय कनिष्ठ वर्ग, महामारी से मजदूर वर्ग पर सबसे अधिक मार। कनिष्ठ मतलब जूनियर, वरिष्ठ मतलब सीनियर। सबसे गंभीर वैश्विक समस्या प्रदूषण ही है। दोनों के लिए हमें टॉपिक्स भी देने होंगे कि कौन किस पर वो करेगा डिबेट या वाद विवाद। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र अपनी हस्ताक्षरकर्ता को 20 जनवरी तक नामांकन अवश्य करा दें। नामांकन मतलब रजिस्ट्रेशन होता है। प्रतियोगिता से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देशों की सूची नामांकन के समय दी जाएगी, ठीक है। जो भी है कि प्रतियोगिता से संबंधित जो भी और आवश्यक जो दिशा निर्देश होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो सूची आपको कब दी जाएगी, जब आप नामांकन करा लेंगे। धन्यवाद, साहित्य संघ सचिव सुपर्णा चक्रवर्ती, जो कि नाम दिया था, ठीक है। इस तरह से आप सूचना लिखेंगे। अब है काखागा विद्यालय। सूचना खेल के मैदान में मिली है एक घड़ी। अब किसी की घड़ी खो गई थी और आपको वो मिल गई है, तो वो भी सूचना में लगाएंगे कि हमें किसी की घड़ी मिली है। वो कैसे लिखना है, देखिए। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बास्केटबॉल खेल के मैदान में एक घड़ी पाई गई है, जिसका विवरण दिया जा रहा है। क्या है? रंग काला, कंपनी जी-शॉक, आकार चौकोर, लगभग 9वीं या 10वीं के छात्रों के अनुरूप जिस किसी की भी वह घड़ी हो, हस्ताक्षरकर्ता के पास 2 दिन के भीतर दोपहर 9 से 10 के बीच में आ जाएं। उसकी कुछ पहचान बताएं और अपनी घड़ी वापस ले जाएं। तो आप यहाँ चाहें तो घड़ी का चित्र बना दीजिए, जितने अच्छा चौकोर कहा है तो चौकोर ही बना दीजिए, ठीक है। डिजिटल है तो अब उसमें कुछ भी लिख दीजिए, 10:15 लगा दीजिए, और सुंदर से, आप तो बड़े अच्छे आर्टिस्ट बच्चे हैं, ऐसे कुछ भी अच्छे से घड़ी बना दीजिए, बेहतरीन तरीके से, एकदम डिजाइनर घड़ी, और अच्छा लगेगा कि हाँ घड़ी है। इस तरह से आप अपने जो सूचना है उसको और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। अब आया है काखागा विद्यालय। सूचना है पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। कब बनाया जाता है पर्यावरण दिवस, जल्दी बताइए। पता है? 5 जून। यस, वेरी गुड। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में हर वर्ष की तरह पर्यावरण दिवस के अवसर पर कुछ विशेष कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। इस संदर्भ में इको क्लब के सभी सदस्यों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि जनवरी प्रातः
9 बजे विद्यालय के द्वितीय तल सेकंड फ्लोर के हॉल में सभी सभा हेतु एकत्रित हों। आयोजन को अधिक से अधिक प्रभावी तथा मनोरंजक बनाने के लिए सभी के सुझाव अपेक्षित हैं। आप अपनी एडवाइस भी दे सकते हैं, आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। धन्यवाद। इको क्लब अध्यक्ष। समझ आया? अब चलते हैं हम 7वें प्रश्न पर, जो कि है विज्ञापन लेखन। ये भी है 2.5 नंबर के। अब आएंगे कितने, करना है कितने, वो भी देख लीजिए। प्रश्न 7 का में 2 ऑप्शंस, 1 करना है। प्रश्न 7 का खा 2 ऑप्शंस, 1 करना है। मीन्स हमें कितने विज्ञापन बनाना है, सिर्फ 2। 2.5 नंबर का में से कोई सा एक, 2.5 नंबर का खा जो रहेगा 7वें का, उसमें से। क्लियर? अब है स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार की ओर से एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। सूचना और विज्ञापन 50 शब्दों में, लगभग 50 शब्दों में। जब आप चित्र बनाएंगे ना तो अपने शब्दों की संख्या को कम कर सकते हैं। हम देखेंगे अभी। आपके विद्यालय में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें हास्य कवि, अरे वाह, सुरेंद्र शर्मा जी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। इसका प्रचार प्रसार करने के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अब है स्वच्छता के प्रति जागरूकता, और सुरेंद्र शर्मा जी का नाम सुनकर मुझे उनकी स्मृति हो आई। चलिए, अब है खा इसी का। आपके क्षेत्र में निवासी कल्याण संघ, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक पुस्तकालय तैयार किया जा रहा है, पुस्तकालय लाइब्रेरी, जिसमें प्रत्येक आयु वर्ग के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा आपकी कक्षा को विद्यालय के मेले के लिए, फेयर होता है ना, हस्त निर्मित सामग्री और हैंडीक्राफ्ट चित्रों की प्रदर्शनी लगानी है। अपनी प्रदर्शनी के लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है, और विज्ञापन इतना आकर्षक होना चाहिए कि सब के सब उसको देखकर मोहित हो जाएं और कहें हमें तो इसी प्रदर्शनी को देखना है, हमें तो बिल्कुल यही करना है, ठीक है, हमें तो इसी लाइब्रेरी में जाना है। तो ये है। अब देखिए क्या करना है। अंक विभाजन जरूर देखिए। बार बार मैं आपसे बताती हूं कि किस तरह से अंक दिए जाते हैं। अंकों पर हमें विशेष ध्यान रखना है बेटा। अंक ही तो चाहिए हमें मजबूर कर देना है चेकर को कि वे हमें सारे जो अंक है ना आउट ऑफ वो देने पर मजबूर हो जाएं। करिएगा। माय बेस्ट विशेस विद यू। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी और मैग्नेट ब्रेन्स की ओर से। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं परीक्षाओं के लिए। का और खा प्रश्नों में से दिए गए 2-2 विषयों में से एक संदेश को लगभग 50 शब्दों में लिखना है। रचनात्मक प्रस्तुति 1 अंक, विषय वस्तु 1 अंक, भाषा हाफ, मीन्स 2.5 अंक हो गया। ठीक है। रचनात्मक क्रिएटिविटी, किस तरह से आप क्या कोई चित्र बनाते हैं वो है। किस तरह से आप मान लीजिए कभी नहीं है इस तरह से करके और कुछ अंदर लिख देते हैं, सुनिए 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 बम्पर प्राइज या आ गया खुशखबरी, इस तरह से खुशखबरी लिख दीजिए बड़े ही आकर्षित तरीके में, खुशखबरी एक और आएगा। ठीक है, खुशखबरी, इस तरह से। तो आप और भी अच्छे से क्रिएटिव तरीके से अपने उसको बना सकते हैं। अब देखिए, स्वच्छता ही स्वास्थ्य की जननी है। वातावरण को स्वच्छ रखें, देश को स्वस्थ रखें। एक कदम स्वच्छता की ओर, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, देश से बीमारी बचाएं। जब होगा देश का हर नागरिक स्वच्छ और स्वस्थ, तभी होगा देश तंदुरुस्त। अब यहाँ ऐसा भी वो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया है हमने। कुछ इस तरह के आप डस्टबिन बना सकते हैं, डस्टबिन जैसे बनता हो, और यहाँ पर कृपया कूड़ा यहीं डालें, ऐसे बना दें। एक झाड़ू बना दें। झाड़ू किसका प्रतीक माना जाता है आपको पता है, स्वच्छता का प्रतीक। झाड़ू बना दें आप। और जैसे बापूजी का सपना था ना हमारे बापूजी का कि भारत हो स्वच्छ, तो बापूजी का चश्मा बना दें। इस तरह से हम अपने उसको और अधिक आकर्षक बना सकते हैं। सरकार की ओर से एक अनोखी पहल, देश के प्रत्येक राज्य का स्वच्छता सर्वेक्षण 1 जनवरी 2022 से 10 जनवरी 2022 तक बेहतरीन 3 राज्य स्वच्छता के आधार पर 26 जनवरी को पुरस्कृत होंगे। यस, ये जरूर लिखना है ताकि अधिक से अधिक सभी लोग इसमें भाग लें और अपने अपने राज्य को स्वच्छता में अव्वल लाने के लिए प्रयत्नशील रहे। ठीक है। अब अथवा क्या है,
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब जैसे यहाँ लिखा है तो क्यों ना हम खुशखबरी को यहाँ पर कुछ स्माइली बना दें। स्माइली बनाने में तो आप बहुत अच्छे हैं ना, सुंदर सी स्माइली बना दीजिए, हंसते हुए चेहरे को बिल्कुल आइज को और सुंदर बना दीजिए। आप जितने अच्छे से कहाँ देख रही हैं, इधर देख रही हैं, है ना, ऐसे बना दीजिए। तो खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, हाथ से योग का सुनहरा अवसर, सुरेंद्र शर्मा जी जो आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप हंसी के ठहाके लगाते हुए कुछ बना दीजिए इमेजेस, जो मतलब कुछ हास्यात्मक, कुछ एक ऐसा पंक्ति लिख दीजिए। काका विद्यालय में 23 जनवरी को सुप्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा जी पधार रहे हैं। क्या आप अपने मन को गुदगुदाना चाहते हैं, व्यक्ति और समाज की चुलबुली का मजा लेना चाहते हैं, तो याद रखिए दिन है 23 जनवरी 2022, समय 4 बजे से 6 बजे। सुरेंद्र शर्मा जी को सुनिए। चलिए एक दिन हंसी के नाम करिए। ऑनलाइन नामांकन विद्यालय की वेबसाइट पर 15 जनवरी तक करना आवश्यक। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या है देखते हैं आगे चलते हैं। निवासी कल्याण संघ विकासपुरी की ओर से बच्चे, युवा एवं वृद्ध सभी के लिए खुशखबरी। अब खुशखबरी के लिए आप स्माइली बना दीजिए, और भी जैसे मतलब आप बता नहीं कि बहुत अच्छे से तरीके से कुछ हंसी मजाक वाला या स्टार बनाकर या कुछ ऐसे फ्लावर्स, सुंदर से फ्लावर्स बनाकर उसमें आप लिख सकते हैं आइए आइए आइए, इस तरह से, है ना। अपने कहते हैं ना जो फूल रहते हैं वो खुशियों का प्रतीक रहते हैं, तो उसमें आप अच्छे से लिख दीजिए खुशखबरी खुशखबरी आइए आइए, समय लिख दीजिए। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी कि किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो निवासी कल्याण संघ विकासपुरी की ओर से बच्चे, युवा व वृद्ध सभी के लिए खुशखबरी। हर उम्र हर वर्ग के लोगों के लिए एक भव्य पुस्तकालय खुलने जा रहा है। पुस्तकालय है तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी जैसा बना दीजिए, शेल्फ बना दीजिए, वहाँ पर रख दीजिए कुछ बुक्स यूं बनी रहें, उनके नाम लिख दीजिए जो भी हैं, ठीक है। अच्छे से एक पुस्तकालय बना दीजिए। और ये सब अंतिम प्रश्न में दिए जाते हैं बेटा, पता है क्यों? ताकि आप अपना सारा पेपर अच्छे से सॉल्व कर सकें और जितना भी समय हो यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें, अपनी रचनात्मकता दिखा सकें। क्लियर? तो यहाँ से है पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में समावेश, छोटे बच्चों के लिए तथा वृद्धों के लिए बैठने का विशेष आकर्षक स्थान। सदस्य बनने के लिए शुल्क मात्र 100 रुपए प्रति माह। कितना कम है ना। एक समय में एक ही पुस्तक घर ले जाई जा सकती है। पुस्तकालय में बैठने के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं। पुस्तकालय के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य। जानकारी के लिए संपर्क कीजिए। यहां पर आप संपर्क सूत्र लिख दें। संपर्क सूत्र मीन्स कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है बेटा। संपर्क सूत्र आप लिख दीजिए कुछ भी 9832XX 10 डिजिट आपको लिख देनी है, ठीक। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगले की ओर चलते हैं हम। रंग बिरंगे प्यारे प्यारे हस्त निर्मित चित्र हमारे। अब आप चित्र बना दीजिए। चित्र में आप क्या बनाना चाहते हैं? काका विद्यालय, समय 7 से दोपहर 1 बजे, स्थान विद्यालय का प्रांगण, कक्षा 10वीं की प्रदर्शनी, विभाग संख्या 20। आइए और विद्यार्थियों की कला को सराहिए। आपका प्रोत्साहन किसी विद्यार्थी को जीवन की नई दिशा दे सकता है। सुंदर सा आर्ट बना दीजिए। मैं तो इतनी सुंदर चित्रकार नहीं हूं, बट फिर भी आई एम जस्ट ट्राइंग कि एक, अब मुझसे पता है क्या बनता है, मुझसे पेड़ पहाड़ ही बनते हैं, ठीक है। तो मैं वही कोशिश करती हूँ। प्रकृति को बचाने के लिए आप सुंदर सुंदर से पेड़ बना दीजिए, है ना। थोड़ी हवा चला दीजिए। इधर से आप नदियों या झरना बना दीजिए। कुछ लगना चाहिए कि हाँ ये प्रदर्शनी है, और लिख दीजिए अच्छे से और सुंदर तरीके से। पेंसिल तो आप ले जाएंगे, उससे शेड दे दीजिए सुंदर सुंदर चित्र बनाकर। जैसे मान लीजिए यदि मैं बात करूं, मान लीजिए मैं ग्रीन कलर ले आई, अब ग्रीन से हमने यहाँ पर शेड दे दिया और अच्छा लगने लगा। अब आप कहेंगे मैडम कलर हम भी यूज़ कर सकते हैं क्या? मत कीजिएगा। ब्लैक, ब्लू और पेंसिल वो ले जाइए, क्योंकि इतना आपके पास समय भी नहीं रह पाएगा। और कलर्स यूज़ ना करें। यदि ले जाना ही है तो मोम जो कलर रहता है, मोम कलर, क्रेयॉन कलर, उनका आप लास्ट में यदि समय मिले तब करिएगा। कलर भरने स्टार्टिंग में ही मत लग जाइएगा, नहीं तो आपका दूसरा पोर्शन रह सकता है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ओके। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लिखना है, शॉर्ट स्टोरी। परोपकार का परिणाम या अपूर्व संतोष, ठीक है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है हमारा अंतिम प्रश्न, क्योंकि प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न है। ओके, लघु कथा शब्द सीमा लगभग 120। किस तरह से इनका अंक विभाजन रहेगा वो भी ध्यान से सुन लीजिए। विषय वस्तु आपकी रहेगी 2 नंबर की, प्रस्तुति भी 2 नंबर की और भाषा 1 नंबर की। मतलब आपको बड़े अच्छे से नंबर यहाँ पर दिए जाना है। 5 नंबर आपको मिल सकते हैं, बशर्ते कि आपने जो भी टाइटल दिया है उसको बहुत बखूबी, टाइटल को आपने पूरी तरह से स्टोरी में शामिल कर दिया हो। ठीक है, देखिए परोपकार का परिणाम किस तरह से इस कहानी को लिखा जा सकता है, आइए देखते हैं। और कहानी जब भी लिखते हैं तो काल्पनिकता होती है। जस्ट इमेजिन कि ये था, वो था, कहाँ था। आइए देखते हैं। परोपकार का परिणाम सदा अच्छा ही होता है। कर भला तो हो भला, ऐसी बातों से मुझे स्वार्थ की गंध आती थी। यदि हम पूर्ण निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो उसमें यह भाव नहीं आना चाहिए कि कर भला सो हो भला। मतलब यदि हम भला तब करेंगे जब हम अपने भले की चाह होगी। इसलिए यहां पर लिखा है कि ऐसी मुझसे स्वार्थ की गंध आती थी। यदि हम पूर्ण निस्वार्थ भाव से किसी की मदद कर रहे हैं तो उसमें यह भाव नहीं होना चाहिए कि बदले में हमारा भी भला होगा। यही सोच रखते हुए कोरोना काल में मैंने अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर लोगों की मदद करने का प्रयास किया। हम 10 मित्रों ने अपने परिवार की मदद से अपने नंबर जन जन तक पहुंचाए। सोचिए, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए कि यदि कोई परिवार कोरोना से पीड़ित है तो उन्हें दवाइयां और खाना मुफ्त हम उनके घर में पहुंचाएंगे। हमारे इस प्रयास में हमें आशातीत सफलता प्राप्त हुई। मतलब उम्मीद से 2 गुना, चौगुना। आशातीत मतलब आशा से परे, बहुत ज्यादा। बहुत से अनुभव देकर गई है प्रथम लहर। मतलब कई अनुभव हमें प्राप्त हुए। इसके पश्चात धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। हम सब भी पढ़ने के लिए विदेश चले गए, जो कि कोरोना के कारण स्थगित हो चुका था। हम वही थे कि दूसरी लहर ने फिर अपना कहर बरसाया। एक लहर गई नहीं कि दूसरी लहर ने अपनी दस्तक दे दी, और दूसरी लहर इतनी खतरनाक थी कि हम सब भली भांति उससे परिचित हैं। हम वहीं थे कि दूसरी लहर ने फिर अपना कहर बरसाया। पढ़ाई में बहुत व्यस्त होने के कारण कई कई दिनों तक घर पर ठीक से बात भी नहीं हो पाई। क्या तो स्थिति थी। परीक्षा समाप्त करने के बाद जब घर लौटे तो सामने आया वह आश्चर्यजनक था। क्या आया ऐसा? हमारी अनुपस्थिति में हमारा पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित हो गया था। आसपास के लोगों ने मिलकर उन्हें अस्पताल दाखिल करवाया, उनके खाने पीने और हर तरह का ख्याल रखा। अब सब बिल्कुल ठीक थे। मुझे वही बात याद आई जिसको मैं कभी बहुत पसंद नहीं करती थी, कि परोपकार का परिणाम अच्छा ही होता है। और उनको, मतलब उन्होंने अच्छा किया था तो परिणाम अच्छा ही मिला। परंतु बस ये है कि इस उम्मीद से ना किया जाए कि मैं भला कर रहा हूं तो मेरा भी भला हो। बस हमारा कार्य है करते जाना, परिणाम की चिंता ऊपर वाला देख लेगा। ठीक है, दूसरा चलते हैं, अपूर्व संतोष। देखते हैं लघु कथा किस पर आधारित है। माँ, जरा मेरा बैग पकड़ा दो। ठीक है, माँ मुझे अभी भूख लगी मिल रही है। ठीक है, जरा ढूंढ दो। यह बातें शायद हर घर में होती होंगी। मैं भी हर काम के लिए माँ पर निर्भर करती थी, और माँ भी खुशी खुशी मेरे सारे काम दौड़ती भागती करती थी। कुछ दिन से मैं महसूस कर रही थी कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही हूँ, माँ मेरी मांगों को कभी कभी अनदेखा करने लगी है। इस कारण मैं थोड़ी चिड़चिड़ाया करती थी। कभी भी ना सोचा कि माँ को भी आराम चाहिए, वह भी बीमार हो सकती है, वह भी थकती होंगी। पर वक्त ने मुझे इस बात का एहसास करा दिया। एक दिन स्कूल से मैं घर पहुंची और रोज की तरह आवाज लगाई, माँ क्या बनाया है, बहुत भूख लगी है। कोई आवाज नहीं आई। मेरी आवाज थोड़ी तेज हुई। थोड़े पैर पटकते हुए मैं अंदर गई, रसोई घर के पास पहुंची, पर माँ तो वहां थी ही नहीं। क्या हुआ? आवाज लगाते हुए अंदर गई तो देखा माँ रजाई ओढ़कर लेटी है। ऐसा मैंने पहली बार देखा। करीब गई, पूछा क्या हुआ, आज खाना नहीं बनाया? पर माँ का चेहरा लाल था। मैंने हाथ लगाया तो बहुत गर्म थी। मैं बहुत घबरा गई। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आया। सबसे पहले माँ का बुखार देखा, पानी गर्म करके दिया। रसोई घर में जाकर देखा सब्जी बनी हुई थी। जैसे तैसे मैंने अलग अलग आकृति की रोटियां बनाई और अपने हाथ से माँ को खिलाई। दवा दी। शाम तक माँ थोड़ी ठीक थी। मैंने सोच लिया था कि आज शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी।
माँ से पूछ पूछ कर सब्जी बनाई। माँ पिताजी को अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाया। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसने मुझे अपूर्व संतोष का एहसास कराया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप कि अक्सर हम माँ ये चाहिए, माँ वो चाहिए, माँ ये कर दो, माँ वो कर दो, आप इतना नहीं कर सकते, ये भी कोई बात है। कितनी मतलब अनंत शिकायत या अनंत मतलब प्रश्नों का जाल हम माँ पर फेंक देते हैं। बेटा हम बड़े हो गए हैं, अब 10वीं में आ गए ना, 10वीं की परीक्षा दे रहे हैं, तो अब हमें समझदारी अपनानी होगी। माँ भी इंसान है, माँ भी थकती है, उसको भी भूख लगती है, उसको भी गर्मी लगती है, हमें खाना चाहिए। गर्मी में हमें किचन में जाना नहीं है, हमें तो खाना चाहिए, वो भी टाइम पर चाहिए, टेस्टी चाहिए। थोड़ा हमें सोचना है कि वो भी इंसान है, वो भी काम करेगी, उसको कभी एक गिलास पानी तो भर कर दीजिए, कितनी खुश होगी। वो जो खुशी होगी ना, उसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। तो हमेशा छोटे छोटे से काम, परीक्षा सिर पर है, तो अभी तो आप ज़्यादा नहीं कि मम्मी अब मेरे पेपर आ रहा है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये दीजिए वो दीजिए। आराम से कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। हम सबकी शुभकामनाएं, पूरी मैग्नेट ब्रेन्स टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। परीक्षाएं बहुत अच्छे से देना है, डरना नहीं है। समय 2 घंटे रहेगा, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, जैसा अभी हमने सॉल्व किया उसी आधार पर आपको अच्छे से क्वेश्चंस पढ़कर अंक निर्धारण देखना है कि कितने नंबर का क्या है, उस हिसाब से आपको उत्तर लिखते जाना है। ठीक है, बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा चैनल है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 100% ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करता है। बेटा अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।